तो हम पढ़ रहे हैं हमारे जो आज सब्जेक्ट का नाम है दैट इज इंडियन पीनल कोड 1860। इसका पूरा नाम है इंडियन पीनल कोड 1860। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सॉरी भारतीय दंड संहिता। इसे क्या बोलेंगे? भारतीय दंड संहिता 1860। अगर आप देखिए आईपीसी के बारे में हम बात करते हैं तो कुछ हम बेसिक चीजें देखते हैं। आईपीसी ये भारत का एक जर्नल पीनल कोड है। एक एक वर्ड याद रखिएगा, समझने से, लिखने से ज्यादा समझने पे मैं बोल रहा हूं। ये भारत का क्या है? जर्नल पीनल कोड। इसको बोलते हैं सामान्य दंड संहिता है। अब एक वर्ड आ रहा है पीनल, दंड संहिता। अब देखिए तीन शब्दों से मिलकर बना है। भारतीय, इंडिया के लिए, दंड का मतलब होता है पीनल, पीनल किसी को दंड देना। संहिता का मतलब होता है जिसमें कुछ रूल्स होते हैं। तो इस अधिनियम में कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को हम क्या करेंगे? दंडित करेंगे। इस संहिता में कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन रूल्स के माध्यम से हम व्यक्तियों को दंडित करेंगे। अब भैया दंडित करोगे, क्यों करोगे? और हमने एक बोला है कि ये जर्नल पीनल कोड है, नॉर्मल पीनल कोड नहीं। एक दो प्रकार के पीनल कोड है भारत में। एक है स्पेशल पीनल कोड, अर्थात आप अगर स्पेसिफिक कोई अपराध करोगे, जैसे आपने क्या किया, जंगल में चले गए, जंगल में जाके किसी को आपने, किसी जानवर को मार दिया, जंगली जानवर को, तो यहां दंड मिलेगा। हाँ, यहां भी मिलेगा। ये कैसा दंड है? ये केवल जानवरों को मारने के लिए, इसलिए स्पेशल इसको दंड बोला जाएगा। इसको बोलेंगे स्पेशल पेनल कोड या इसको स्पेशल कोड बोलेंगे। आप जाइए किसी SC ST के व्यक्ति के साथ आप क्या कर दीजिए, कोई अपराध कर दीजिए, तो आपके ऊपर SC ST एक्ट लगेगा। ये कैसा हुआ अधिनियम? ये हुआ एक स्पेशल। यहां पे भी आपको दंड मिल रहा है और यहां पे भी मिल रहा। लेकिन भारत के लिए एक जर्नल पीनल कोड, जब हमने क्या किया, जब हमने लॉस को कोडिफाई करना चालू किया, विधियों को बनाना चालू किया, तो सबसे पहले हम आईपीसी जैसी प्रोविजन को लेकर जर्नली, अब पहले हमने एक जर्नल पीनल कोड बनाया कि भैया भारत में सामान्यतः क्या क्या अपराध होते हैं। तो पता चला भैया लोगों का मर्डर होता है, रेप होता है, ठीक है, किसी की किडनैपिंग कर ली जाती है, किसी की मारपीट होती है, यही तो होते हैं अपराध। किसी के घर में चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, पहले यही होते थे। तो एक हमने जर्नल पीनल कोड बना दिया। इसके बाद हमने कहा कि अब यार कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर से रिलेटेड अपराध होने लगे। व्यक्ति दारू पीता है तो दारू से रिलेटेड अपराध हो गए। हमने अपने नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पहले तो क्या था, अंग्रेज कोई भी किसी का भी शिकार कर लेता था। राजा महाराजा की आप कहानियां पढ़ते हैं कैसे शिकार होते थे। फिर हमने कहा कि यार जंगली जानवर कम होते जा रहे थे। फिर हमने क्या किए, अलग अलग से अलग अलग सब्जेक्ट पर लॉ बनाए। जिन अलग अलग सब्जेक्ट पे लॉ बनाए उनको स्पेशल लॉ कहा जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत का एक जर्नल पीनल कोड, अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस पर आईपीसी लगेगी। और 60% अपराध भारत के लगभग, ठीक है, भारत में जितने अपराध होते हैं, अपराध की बात कर रहा हूं, उसमें लगभग 60% अपराधों में आईपीसी लगती है। जनरली क्या होती है? आईपीसी। और कुछ ऐसे मामले होते हैं, जैसे अब आप मोबाइल से अपराध करने लगो तो फिर आपका आईटी एक्ट कवर करेगा उसे, या आप कोई अन्य प्रकार के अपराध करो। अपराध की भी बहुत सारी श्रेणियां हो गई, तो उसके लिए वो आप जैसे फ्रॉड वगैरह करोगे तो फ्रॉड वगैरह सब यहां पे कवर है आपका, ये चीज है। दूसरा आते हैं क्या आईपीसी संपूर्ण है या नहीं। देखिए मैं कोई सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा, आपको एक एक पॉइंट पढ़ा रहा हूं। जहां ना समझ में बताइएगा। अभी हम जर्नली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आईपीसी क्या है, और लगभग 2 दिन में हम पूरा का पूरा ये इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन जिसमें, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें मेंसरिया वगैरह जो भी आपकी होंगी, जितनी मैक्सिम्स एप्लीकेबल होती है, 6-7 मैक्सिम्स एप्लीकेबल होती है, अपराधों के चरण, ठीक है, अपराध के एसेंशियल इंग्रेडिएंट, पहले ये समझ लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सेक्शंस पे जाएंगे। तो आज हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल आपका उठता है, क्या आईपीसी एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव का मतलब होता है संपूर्ण। क्या ये विधि खुद में संपूर्ण है? संपूर्ण मतलब क्या जितने भी अपराध होते हैं सब यही कवर कर लेती है? तो आंसर है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि ये एक जर्नल पीनल कोड है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं, जब व्यक्ति कोई क्या करेगा, अपराध करेगा, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल कोड क्या किए जाएंगे, एप्लीकेबल किए जाएंगे। जनरली तो ये एप्लीकेबल कर दिया, लेकिन क्या इसके बाहर, मतलब एग्जॉस्टिव होती तो सारे के सारे अपराधों को क्या कर लेती है, कवर कर लेती। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिसके लिए हम अन्य विधियों को क्या कर रहे हैं, एप्लीकेबल कर रहे हैं, और वो दंड से संबंधित है। क्लियर हुआ? अब प्रश्न उठता है कि आईपीसी को लाया क्यों गया, लाया कब गया और लाया क्यों गया। अब इसको सबसे पहले समझिएगा, क्या था पहले की स्थिति के अगर हम बारे में समझते हैं। भारत बहुत पुराना देश है, बहुत पुराना।
अभी से तो है नहीं है भारत के भैया 1950 से आपका भारत हो गया हो या 1947 से। 1947 में हम आजाद हुए, पहले आजाद थे, फिर बीच में हमारे ऊपर किसी ने शासन किया, 1947 में हम आजाद होते हैं, जिसके बाद हम क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोल दीजिए, हम एक रिपब्लिक कंट्री होगा, लेकिन भारत का अस्तित्व तो बड़े पहले से है। अब भैया हुआ क्या कि भारत में अलग अलग शासन था और भारत बहुत सारी रियासतों में बटा था। जैसे आज भारत एक है, ऐसा नहीं था, भारत तो था लेकिन छोटे छोटे, कहीं पर बोल दिया सिंधिया लोगों का है, किसी कहीं पर नवाब का है, कहीं पर आपका ये डायनेस्टी है, कहीं पर वो डायनेस्टी, कहीं चोल डायनेस्टी, मतलब तमाम प्रकार की, भारत बहुत सारी डायनेस्टीज में बटा था। अब होता क्या था, और हर जगह का कानून अलग था। एक जगह जाए कोई व्यक्ति चोरी करे तो उसको कोड़े घलवा रहा राजा, उसके आगे वाली स्टेट पे जाओ, वहां पे आप चोरी करो तो आपके हाथ ही कटवा दे। एक जगह आप चोरी करो तो आपको क्या करे, पानी में डुबो डुबो के आपसे बोल दे कि आप 100 तो डुबकी लगाओ। कहीं पे जाके आदमी का हाथी फ्राई करवा दे। अलग अलग प्रकार के राजा, मतलब जहां जाओ वहां पे अलग अलग सजाएं मिलती थी। अब कुछ राजा अपने धर्म के अनुसार भी सजा दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अगर मुस्लिम राजा हैं तो हम लोग शरिया कानून के हिसाब से देंगे। उन्होंने कहा हम हिंदू राजा है तो हम देखेंगे कि हिंदू विधि क्या बोलती है इसके बारे में। कुछ ने कहा कि हम क्रिश्चियन हैं तो हम क्रिश्चियंस के कानून एप्लीकेबल करेंगे। तो हुआ क्या कि भारत अलग अलग जब रियासतों में बटा था, आप देख लीजिएगा, जैसे भारत बहुत सारी 542 रियासतें तो जब थी, जब हम आजाद हुए। तो अब आप ये बताइए, क्या कोई यूनिफॉर्मली कोई कोड था भारत में? क्या कोई ऐसा अधिनियम था जो पूरे भारत में लागू होता? और नहीं। और अंग्रेज थोड़े देखो समझदार तो थे, अगर वो पूरी दुनिया में शासन कर रहे थे, आपने सुना होगा कि पूरी दुनिया में अंग्रेजों का शासन था, तो वो समझदार तो थे। तो वो जब समझदार थे तो उन्होंने एक चीज समझ ली कि अगर हमें पूरा शासन करना है देश में, तो हमें देशों को बहुत सारे हिस्सों में तो बटे रहना पड़ेगा, लेकिन अपराध वगैरह होंगे तो इनके लिए कॉमन आपका एक अधिनियम होना चाहिए और एक कॉमन दंड होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चाहे तुम कश्मीर में अपराध करो, चाहे कन्याकुमारी में करो। उस समय तो अफगानिस्तान भी हमारे अंदर आता था, म्यांमार, उन्होंने कहा चाहे अफगानिस्तान में अपराध करो चाहे म्यांमार में, आपके ऊपर आईपीसी लगेगी। और आईपीसी लगेगी और आपने चोरी की तो सबको 3 साल का दंड मिलता है, चाहे कन्याकुमारी में अपराध कर लो चाहे केरला में कर लो। कल केरला के कन्याकुमारी में करिए, क्या उन्होंने बोला कि कहां पे जाए करिए, केरला, कन्याकुमारी, चाहे जम्मू कश्मीर, आप किसी भी हिस्से में करिए, दंड आपको समान मिलेगा। तो इससे व्यक्तियों के अंदर क्या होता है, एक मजबूती आती है। जैसे अब आप बोलो यार आप एमपी में रह रहे हैं, एमपी पता चला कि आपको 5 कोड़े की सजा है, और यूपी में जाके हाथ कटवा देता, तो आदमी यूपी वाले भी एमपी में आके चोरी करेंगे। बोले यार वहां तो हाथ कट जाते, वहां नहीं करना चोरी, यहाँ पे 5 कोड़े तो खा लेंगे। ऐसा ना होता तो एक अलग सिक्योरिटी ना रहती कि यार एमपी के लोगों को ज्यादा दंड मिलता है, यूपी वालों को कम मिलता है, तो आप बोलते हैं यार वहां के लोग ज्यादा अच्छे हैं, चोर कहते हैं यार वो यार राज्य अच्छा है, वहां करते हैं कुछ चोरी करने। तो ऐसा नहीं हुआ। हमने क्या किया, एक जब हम इतिहास ऐसी चालू हुआ कि अंग्रेज भैया बड़े समझदार थे, कुछ भी कहो समझदार इसलिए कह रहा हूं, अब हमारा उनसे कितना विरोधाभास भी हो वो चीज अलग है, लेकिन जो लॉ उन्होंने बनाए हैं आज भी 160 सालों के बाद कुछ लॉ लागू है हमारे। तो यार ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 160 साल पहले, वहां उस समय ना कोई टेक्नोलॉजी थी कि दुनिया में क्या चल रहा, ना कोई इंटरनेट था, तो इतने अच्छे लॉज बनाए जो आज भी कार्यरत है। आईपीसी आज की नहीं, 1860 की आईपीसी है। तो कुछ मामलों में इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत के लिए जब भारत में पूरी तरीके से कब्जा अपना बना लिया, तो 1833 में कौन सा चार्टर एक्ट 1833 आता है, इस चार्टर एक्ट 1833 में उन्होंने अपना प्रथम विधि आयोग बनाया। क्या था, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ कमीशन। तो फर्स्ट लॉ कमीशन कब आया था, 1833 चार्टर एक्ट में। लिखते जाइए फटाफट, फैक्ट है ये वाले, यहीं से अपना आईपीसी का उदय चालू होगा। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने जब 1833 में क्या लेके आए, चार्टर एक्ट लेके आए। इस चार्टर एक्ट के माध्यम से उन्होंने फर्स्ट लॉ कमीशन, जिसको बोलते हैं प्रथम विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन इन्होंने बनाया। और इस फर्स्ट लॉ कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, लॉर्ड बेबिंगटन मैकेले को। नाम लिखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड बेबिंगटन मैकेले, जिनको लॉर्ड मैकेले के नाम से भी जाना जाता है। इनका पूरा क्या नाम था, लॉर्ड बेबिंगटन मैकेले। इसके साथ इनके साथ और भी सदस्य थे, ठीक है। इनके साथ लॉर्ड मिलेट थे, लॉर्ड जिनका सब लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड एंडरसन थे, ये विधि आयोग की बता रहा हूं, लॉर्ड मिलेट थे, लॉर्ड एंडरसन थे, और मैकलॉर्ड थे, ठीक है, मैकलॉर्ड थे, ये लोग थे इनके साथ, ये सारे के सारे। तो ये आपके अध्यक्ष बने, इसके प्रेसिडेंट बने, और ये तीनों इसके मेंबर थे, ठीक है। ये क्या है, प्रथम विधि आयोग। और यही प्रथम विधि आयोग
ठीक है। इसी प्रथम विधि आयोग या इनके जो आईपीसी कभी पूछी जाए कि आईपीसी किसने लिखी है या आईपीसी किसने बनाई है या आईपीसी ने किसको ड्राफ्ट किया है, तो उस पर सबसे बड़ा रोल है लॉर्ड मैकेले का। तो आप हमेशा कभी पूछ लिया जाए, ये आप यहीं से चालू है, जो फर्स्ट लॉ कमीशन ने बनाया और जो आईपीसी बनी किसने बनाई, लॉर्ड बेबिंगटन मैकेले द्वारा ड्राफ्टेड है। तो कभी आपसे एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईपीसी भैया किसने ड्राफ्ट की है, आईपीसी किसने बनाई है। तो जो आईपीसी बनाई है वो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, जिनका नाम है लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकेले, इनके द्वारा आईपीसी ड्राफ्ट की गई। तो ऐसे अपन बहुत सारे अधिनियम में देखेंगे किसको किसने ड्राफ्ट किया, और ये प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे और प्रथम विधि आयोग में अन्य सदस्य भी थे, ये देख लीजिएगा। अब इतना समय क्यों लगा, अब भैया देखिए मैंने आपको बताया जब कोई चीज नई चीज लेके आते हैं ना तो इतना आसान नहीं होता। हमें भारत को समझना था, भारत की परिस्थितियों को समझना था। भारत में इसके पहले ऐसा कोई कोड नहीं था 18 मतलब 33 के पहले। तो धीरे धीरे समझे कौन सी चीज एप्लीकेबल की जाए, छोटे स्तरों पे चीजों को एप्लीकेबल किया और जब देखा कि हाँ लोग इसको मान सकते हैं, फिर हमने क्या किया, आते 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 1862 में, कब मतलब 1860 में इसको एसेंट मिल गई थी और आते आते 1862 में हमने आईपीसी को, 1862 में हमने आईपीसी को क्या कर दिया था, पूरे भारत में लागू कर दिया। क्लियर हुआ। उस समय तो मैंने अभी आपको बताया अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, म्यांमार भी भारत का हिस्सा था, भारत है वो तो भारत का हिस्सा था ही जो आज की डेट में भारत है। लेकिन उस समय भारत बहुत बड़ा हुआ करता था, तो सब जगह पे आईपीसी लागू हुई। फिर वो देश अलग होते गए, उन्होंने अपने अलग अलग, जैसे अपने आईपीसी हो गई, पाकिस्तान में हो सकता है पाकिस्तान पीनल कोड हो, वहां पे और किसी देश में और कोई कोड हो सकता है। तो वो जो भी कोड होंगे अपन को उनसे मतलब नहीं है, अपन को तो आईपीसी पढ़ना है। बोलो ये तो पढ़ा नहीं जा रहा, दूसरे का क्या सोचे, ठीक है, अपना दुख बड़ा है, दूसरे का क्या देखे। चलिए यहां तक चीजें समझ में आई, ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई, यहां तक थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई। अभी तो हम एक्ट नहीं पढ़ रहे, केवल अभी हम देख रहे हैं क्या हो सकता है। फर्स्ट लॉ कमीशन के बारे में देख लिया, थोड़ी बहुत और चीजें भी देख ली है। अब एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं केवल कि है क्या। एसेंट कब मिली बताएंगे, एसेंट कब मिली, एसेंट मिली थी 6 अक्टूबर 1860 को, लेकिन इसके बारे में भी हम बाद में अलग से चर्चा करेंगे कब एसेंट मिली, कब से लागू हुआ। अभी हम बेरेक्ट पढ़ नहीं रहे, बेरेक्ट तो आप लोग अभी लिया हो तो सब बंद कर दो, बेरेक्ट तो पढ़ना ही नहीं है अपन को आज। अपन को केवल आईपीसी समझने की कोशिश करनी है कि आईपीसी वास्तविकता में है क्या, आईपीसी है क्या, आईपीसी बात क्या करती है। सबसे पहले हम इन चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आईपीसी हो गई, यहां तक चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा अब हम फिर से आगे चलेंगे, ठीक है। अब आईपीसी में जनरली हो क्या रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए आईपीसी में क्या हो रहा है। मैंने बताया इसका नाम क्या है, जर्नल पीनल कोड। क्या नाम है इसका, जल्दी बोलिए, जर्नल पीनल कोड। क्या होता है जर्नल पीनल कोड, जहां पे दंड संहिता, जहां पे क्या होता है, सामान्य दंड आपको क्या किया जाता है, दिया जाता है। क्या करते हैं यहाँ पे, सामान्य दंड देते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को दंड दे रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन भी होना चाहिए। कैसे ही किसी को दंड दे दोगे, रीजन होगा। आप कोई कार्य करते हो, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। मैंने क्या बोला, इस अधिनियम का नाम है जर्नल पीनल कोड। अब जर्नल पीनल कोड है तो अर्थात सामान्य दंड संहिता, व्यक्ति अगर सामान्यतः ये अपराध करेगा तो इनको ये दंड मिलेगा। तो अब प्रश्न आया कि व्यक्ति को जो दंड मिलता है वो व्यक्ति के अपराध के लिए मिलता है। आप बैठे हो, कोई आके आपको दंड दे देगा, कोई आके आपको दो झापड़ मारे और आप बोलोगे भैया ये क्या कर रहे हो, कह रहा हम मारेंगे हमारी मर्जी, ऐसा चलेगा नहीं। लेकिन क्या कोई व्यक्ति आपको आके कमरे में बंद कर दे, वो कहता बोले क्यों भैया बंद कर दिया आपके, वो कह रहा आपके हमें तुम्हारी सूरत पसंद नहीं है, हमें तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं। अब आप बोलोगे यार चेहरा पसंद नहीं है तो तुम्हारी दिक्कत है, बोले नहीं हमारी दिक्कत, हम तुम्हें बंद करेंगे। ऐसा होता है क्या, कभी ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा होगा तो फिर तुम क्या कहोगे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इतना बड़ा, भी आपने पढ़ के आए ना कॉन्स्टिट्यूशन के, आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अगर ऐसा कोई करेगा, बहुत सारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है कि नहीं है। आपको कोई पसंद नहीं तो आप क्या उसे कहीं भी बंद कर दोगे। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी सबकी है कि नहीं है। अब लेकिन उससे हम अगर छीन सकते हैं लाइफ और लिबर्टी को, तो मैंने बताया था वो होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से सीख सकते हैं। तो आईपीसी भी तो वही कह रही है कि एक हमने तुम्हें प्रक्रिया बता दिया, आईपीसी क्या बता रही है, एक आपको अपराध के बारे में बता रही है। उसने कहा कि देखो ये है अपराध, उसने कहा ये अपराध है जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसी चीजें आती है। आपने कहा यहां यार ये अपराध है, इसेंशियल। अगर अपराध है तो क्या उसका पनिशमेंट है। देखिए अब अपराध है, किसने बताया, आईपीसी ने। आईपीसी ने कह दिया कि भैया देखो ये है चोरी,
अब आप किस चीज को चोरी कहते हो उससे उसे मतलब नहीं है। वो कहता है कि अगर ये 5 चीजें मिल जाए तो समझ लेना चोरी है। तो आपने कहा हाँ यार ये चोरी हुई, आपको समझ में आ गया कि चोरी होती क्या है। जब आपको चोरी समझ में आ गई तो उसमें बता दिया उसने आईपीसी में कि भैया अगर कोई व्यक्ति जनरली चोरी करेगा तो उसको 3 साल का दंड मिलेंगे। तो अब उसने ये भी बता दिया। अब वो कह रहा है कि अगर कोई ने आपको लगता है कि किसी ने चोरी की है तो आप सजा मत दीजिएगा कि आप किसी को कन्फाइन कर दो, बल्कि व्यक्ति को कहां लेके जाइए, व्यक्ति को कोर्ट लेके जाइए और कोर्ट ले जाके उसको सीआरपीसी में प्रोसीजर दिया उससे आप उसको गुजारिए। ये है छन्नी टाइप की, ठीक है, उसको गुजारिए। और अगर वो यहां पर अपराधी माना गया और ये प्रूव हो गया कि उसने अपराध किया है जिसको हम अपराध कह रहे थे, तो दंड दे दीजिए 3 साल का। और अगर लगता है कि उसने अपराध नहीं किया तो उसे इनोसेंट मान के छोड़ दीजिए। अब वो प्रक्रिया ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्या नियम है और बीच बीच में कौन कौन से नियम आएंगे, इनोसेंस ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस वगैरह, ये सब आपको बीच बीच में चर्चा करेंगे, लेकिन बता रहे हैं। तो आईपीसी क्या समझ में आई हमें कि आईपीसी तभी एप्लीकेबल होगी जब व्यक्ति ने कोई अपराध किया होगा, और जब उसने अपराध किया होगा तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, उसे एक दंड देंगे। और दंड देने के लिए हमने क्या, ये अधिनियम ले, ये दंड देता नहीं है बल्कि ये बताता है कि अपराध क्या होगा और किस अपराध के लिए कितना दंड दिया जा सकता है। अब इसने अपराध बताया ना, मर्डर क्या होता है, आप किसे मर्डर होते बोलते हो हमें नहीं पता, आप किस चीज को मर्डर समझते हो, आईपीसी कहती हमें नहीं पता कि आप किसको मर्डर समझते हैं, हम तो इसे मर्डर समझते हैं। जैसे आपसे कोई कहते कि आपको इंजुरी कर दी किसी ने, इंजुरी क्षति, तो आपका मतलब होगा चोट से। आईपीसी कहती तुम चोट समझते हो, हमें मतलब नहीं, हम तो उसको बहुत प्रकार से अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। तो आईपीसी क्या कह रही कि आप जिसको अपराध समझते हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमने आपको एक डेफिनेशन दे दी, यहां से चले जाओ, हमने आपको एक डेफिनेशन दे दी है, ये अपराध होगा, जो हमने आपको डेफिनेशन दी है वही अपराध माना जाएगा। अब हम इस चीज को देखते हैं, एक एक पॉइंट पे इसको पढ़ते हैं। तो यहां तक चीजें समझ में आई, बेसिक बिल्कुल चल रहा है, देखिए बिल्कुल जीरो से उठा रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो समझ लेते हैं अपराध क्या होता है। एक अपराध को समझ लीजिए हल्का सा, क्योंकि हमें यही तो पढ़ना है ना, हमें बहुत डीपली नहीं जाना अपराध के बारे में। हाँ, क्योंकि अपराध के बारे में कभी मेंस में क्वेश्चन वगैरह आ जाता है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अपराध क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अपराधी के सारे देखो वर्ड आएंगे, ऑफेंस और क्राइम। अब देखिए कुछ लोग ऑफेंस और क्राइम में डिफरेंशिएट कर देते हैं, हमें इतना फालतू की चीजें नहीं पढ़ना कि ऑफेंस क्या होता है क्राइम क्या होता है, हम तो दोनों को एक ही समझेंगे, हमारे लिए वही ऑफेंस है और वही क्राइम है। तो हमें क्या नहीं करना है, डिस्टिंग्विश नहीं करना है दोनों में। अब हम एक एक करके समझते हैं कि भैया होता क्या है, अपराध क्या होता है, अपराध क्यों आया है, अपराध की डेफिनेशन क्या है, इनके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स को क्या करने की कोशिश करेंगे पढ़ने की। तो चलिए सबसे पहले बताइए, अब यहां पर आईपीसी की सेक्शन 40 में ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है, क्राइम शब्द यहां पर यूज नहीं किया गया, ऑफेंस शब्द यूज किया गया बेसिकली। कौन सी सेक्शन में, सेक्शन 40। और अगर ये आईपीसी में है, इसको पढ़ के बहुत कुछ समझ में नहीं आता, और सीआरपीसी की अगर हम देखें तो 2N में बताया गया है कि ऑफेंस क्या होता है। तो मैंने आपको ये दो डेफिनेशन बताई जहां पे उन्होंने बताया कि ऑफेंस होता क्या है। तो हम इन डेफिनेशंस को भी थोड़ा सा समझेंगे और उसके अलावा भी समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज ऑफेंस, ऑफेंस होता क्या है। इन डेफिनेशंस के साथ भी हम अन्य चीजों को समझेंगे कि वास्तविकता में अपराध होता क्या है। ये तो डेफिनेशन देख ली, इनके अलावा भी हम देखेंगे कि वास्तविकता में अपराध है क्या, अपराध बन कैसे रहा है, ठीक है। अब देखिएगा मैंने क्या बोला, आईपीसी की जो सेक्शन 40 में डेफिनेशन दी गई है हमारे बहुत ज्यादा काम की नहीं है, हमें इसको क्या करना है, बहुत ज्यादा डीपली उसको नहीं देखना है। लेकिन ये डेफिनेशन है जो सीआरपीसी के 2N में दी गई है, ये कहती है कि अपराध क्या है। तो उनसे पूछा गया कि भैया 2N से पूछा गया कि व्हाट इज ऑफेंस, तो कहता है ऑफेंस इज एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है, एंड पनिश बाय लॉ। वो कह रहा है आईपीसी की 2N, सीआरपीसी की 2N कह रही है कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जिसे विधि निषिद्ध करती है, रोकती है करने से कि मत करो, लेकिन फिर भी व्यक्ति अगर कर देता है तो उसे अपराध घोषित किया जाता है। जैसे आईपीसी ने कहा कि भैया अपराध नहीं करना है, तो आपने पूछा कौन कौन से अपराध नहीं करना, तो उसने एक लिस्ट बना दी कि भैया ये अपराध है, मर्डर हो गया, रेप हो गया, किडनैप हो गया, हर्ट हो गया, ये सारे अपराध है। उसने पहले मना कर दिया, निषिद्ध है। अपराध क्या है, जो विधि द्वारा निषिद्ध हो, जिसे विधि करने से मना करती है वही अपराध होगा, पहली चीज तो याद रख लीजिएगा। और जिसे विधि करने से मना नहीं करती वो अपराध नहीं होगा। विधि निषिद्ध करती हो और उसके लिए दंड करती हो। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को, बेसिक चीजें। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, ठीक है, एक मैं प्राइवेट एक इंस्टीट्यूट चला रहा है, प्राइवेटली मैं एक टीचिंग कर रहा हूं, ठीक है, और एक व्यक्ति पढ़ा रहा है सरकारी तौर पे,
एक व्यक्ति सरकारी तौर पे पढ़ा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। अब यहां पे मैं समझो मैं बोल दूं कल की छुट्टी है, तो मैं क्योंकि प्राइवेटली पढ़ा रहा हूं, तो मैंने अगर कल की छुट्टी कर दी तो क्या कोई अपराध हो गया? नहीं हुआ। आप कहोगे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि मुझे विधि ने इसको कहीं भी निषिद्ध नहीं किया कि प्राइवेट टीचर छुट्टी नहीं कर सकता। प्राइवेटली का मतलब ही होता है कि वो उसके ऊपर सरकार के नियम लागू नहीं होते, जनरल नियम तो लागू नहीं होते। लेकिन अगर टीचर, सरकारी टीचर कल खड़ा होकर बिना किसी की परमिशन लिए वो कह दे कि कल की छुट्टी है, महाराजा कॉलेज के प्रोफेसर खड़ा हो जाए, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर खड़ा हो जाए, बिना किसी कारण कह दे कल की छुट्टी है, उससे स्पष्टीकरण मांग लिया जाएगा कि भैया तुमने छुट्टी क्यों की। और अगर वो नहीं दे पाए स्पष्टीकरण तो हो सकता है उसे उसके लिए दंड। अब दंड का मतलब ये नहीं है कि उसको सूली पे ही चढ़ा दोगे तुम, दंड का मतलब होता है उसको कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है, उसको सस्पेंड भी किया सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम आईपीसी की बात नहीं कर रहे। तो क्या हुआ, ऐसा कार्य जो विधि द्वारा निषिद्ध है, विधि जिसको रोकती है और जिसके लिए, अगर समझो मैं क्या हूं, अपने घर में खूब सारा पानी बहाऊं, यहां पे मैं खड़ा हो जाऊं अपने घर के बाहर और पानी बहा रहा हूं, मैं अपने पूरे घर को धो रहा हूं सटक से, क्या अपराध है? जनरली तो अपराध नहीं है, जनरली तो अपराध नहीं है भैया। हमारा हमारा क्या है, जेट है, हमने अपना, हम पता है नैतिकता के तौर पे गलत है कि अगल बगल पे पानी के लिए लोग मरे जा रहे हैं और तुम अपना पानी बहा रहे हो, वो नैतिकता के तौर पे गलत है, मुझे भी पता है। लोग मुझसे कह रहे हैं सर आप गलत कर रहे हैं, मैं कह रहे मुझे पता है, क्या कर लोगे? हम तो खुद कह रहे हैं हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम तो चला रहे। क्या अपराध किया? जनरली अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब तक विधि द्वारा निषिद्ध ना हो। लेकिन कलेक्टर ने एक ऑर्डर निकाला गया कि छतरपुर एक सूखा क्षेत्र है और अगर यहां पे कोई क्या करेगा, पानी की बर्बादी करेगा, उसे 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। और अब अगर मैं क्या कर दूं उसी चीज को, वही कार्य मैं पहले कर रहा था और वही मैं क्या करूं, किसी ऐसे अपना मैं घर धो रहा हूं, किसी ने मेरी फोटो खींच के कलेक्टर को भेज दी और उसने मुझे दंड दे दिया। तो क्या समझ में आया? अपराध, देखिए एक ही कार्य अपराध भी हो सकता है और वही कार्य अपराध नहीं होगा। तो कार्य इससे नहीं कि वो आपका कार्य गलत है इसलिए अपराध है। अब गलत भी दो प्रकार का होता है। देखिए एक गलत होता है सोशल रॉन्ग, अपराध के लिए हमें सोशल रॉन्ग चाहिए, बताएंगे समाज के प्रति होता है। और एक होता है मोरल रॉन्ग, नैतिकता। नैतिकता क्या कहती है? समझिए आप एक अच्छे तैराक हो, आप यहां से जा रहे हो, बगल में आपके क्या है, एक स्विमिंग पूल है। आप एक शादी में गए रात को, बढ़िया कोट पैंट, अच्छी टाई आई लगा के, बेहतरीन परफ्यूम लगा के, मतलब एक नंबर लग रहे थे आप, ठीक है। आप गए बढ़िया, और वहां जब गए स्विमिंग पूल में तो सब लोग नहा रहे थे, अच्छा गहरा था स्विमिंग पूल, एक बच्चा डूब गया वहां पे। अब कोई को तैरना नहीं आता, वो थोड़ा सा जहां पे डूब रहा था वहां पे थोड़ा सा गहराई थी। सबने आपसे कहा, आप सब जानते हैं कि आप बहुत अच्छे तैराक हो। उन्होंने कहा कि भैया बचाओ, तो आप कह रहे नहीं कपड़े खराब हो जाएंगे। उसने कहा भैया कपड़े अपड़े तो ठीक है, बच्चा मर जा रहे, बोले कुछ भी हो जाए, आप बचा ही नहीं रहे, लोग तुम्हें गालियां दे रहे, यार कैसा आदमी है यार, तुम कह रहे कैसा भी हो बचाऊंगा तो ना हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। बच्चा मर गया, क्या अपराध किया? कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि कोई ऐसी विधि है ही नहीं है जो कह रही हो कि आपको ऐसा करना चाहिए था। लेकिन अगर तुम कोस्ट गार्ड के तौर पे या गार्ड के तौर पे तुम्हारी नौकरी होती, तो गार्ड की नौकरी, अगर तुम स्विमिंग पूल के गार्ड होते तो गार्ड को यह कहा गया कि ये आपकी ड्यूटी है, और व्यक्ति जब अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो वो भी अपराध होता है। क्योंकि अपराध केवल कार्य से नहीं होता है, लोभ से भी होता है। जो आप डायरेक्टली, मैं आपको डायरेक्टली थप्पड़ मार दूं, ये भी अपराध है। और मेरा अगर कार्य किसी को थप्पड़ मारने से रोकना था, या मेरा कार्य किसी चीज को रोकना था और मैंने जानबूझ के नहीं रोक रहा, तो वो भी क्या है, अपराध है। तो अपराध दोनों प्रकार से होता है। तो अगर मैंने किसी को नहीं बचाया, तो अगर जब तक विधि में कहीं नहीं, जब तक आईपीसी में हो सकता है नई सेक्शन आ जाए देख के, अगर कोई किसी को तैरता हुआ डूबता हुआ देख रहा है तो उसे बचाना पड़ेगा। मेरे सामने से एक व्यक्ति निकला, अत्यंत गरीब है, उसको भूख लगी हुई है, मुझे पता है, वो मुझसे खाना मांग रहा, मैंने कहा तो ना दूंगा, मैंने कहा नहीं दूंगा। वो कहता भैया मर जाएंगे, हमने कहा मर जाओ, एग्जाम्पल के तौर पे। लोग कह रहे यार कैसा आदमी है, मतलब इसके अंदर तो हृदय ही नहीं है, इसके अंदर, इसके घर में मेरे खाना पड़ा हुआ है। वो लोग कह रहे यार तुम्हारे पास तो खाना डाला हुआ है इतना सारा, दे दो थोड़ा सा खाना, 2 रोटी। मैं कह रहा ना दूंगा। वो व्यक्ति की थोड़ी देर बाद भूख से या प्यास से उसकी मृत्यु हो गई। मैंने नैतिकता का अपराध किया है, मोरल। मैं धर्म के विरोधी भी हूं, मैं इंसानियत का विरोधी भी कह सकते हो आप। मुझे ये कह सकते हो कि सर ने धर्म के विरुद्ध अपराध कर दिया, नैतिकता के विरुद्ध अपराध कर दिया, बड़े बुरे आदमी है, सब कुछ है, लेकिन आप मुझे दंड नहीं दे सकते। कब तक नहीं दे सकते दंड? जब तक उसको किसी विधि में स्पेसिफाई ना किया गया। तो इसलिए मैंने कहा कि क्या है अपराध? अपराध एक ऐसा कार्य है जिसे विधि करने से रोकती हो। जब तक विधि किसी कार्य को करने से रोकती नहीं है, वो कार्य अपराध हो ही नहीं सकता। और केवल रोकती ना हो, उसके लिए दंड भी देते हो। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं विधि रोकती है कि आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, लेकिन दंड नहीं देती। जब तक दंड नहीं दे रही तो अपराध नहीं है। जब तक बहुत सारी चीज होती है ना कि अपन बोलते हैं कि भैया रोका गया है, सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं, सरकार कह रही है, क्या कह रही है कि गंदगी नहीं फैलानी,
जनरली आप देखते हो सरकार कहता है भैया कि हर व्यक्ति को गंदगी किसी को नहीं फैलानी, हमें अपने देश को स्वच्छ रखना है, ऐसा करना है, वैसा तमाम चीज, हमें अपनी सब चीज, लेकिन वो उसने ये नहीं लिखा कि अगर गंदगी करोगे तो दंड देंगे। लेकिन कहीं कहीं लिखा है कि अब जब रेलवे में जाइए तो उसमें लिखा है कि यहाँ पे अगर रेलवे में गंदगी करोगे तो जुर्माना, लेकिन उसने रोड पे नहीं लिखा कि आपको थूकने पे दंड होगा। लेकिन कोरोना के टाइम लिख दिया था अगर कोई कोविड के टाइम कोई व्यक्ति थूकता हुआ भी पाया जाएगा उसको दंड देंगे। तो अगर वही चीज सेम एक्ट में दोनों चीज, थूकना अपराध हो भी सकता है और थूकना अपराध नहीं हो सकता, बस बशर्ते वो चीज गलत होनी चाहिए, विधि द्वारा निषिद्ध हो, विधि करने से रोकती हो, और दूसरा उसके लिए दंड होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो वो कार्य आपका क्या बन जाएगा, अपराध बन जाएगा। क्लियर हुआ? बेसिक चीज समझ में आई अपराध के बारे में। अब ये बेसिक चीज थी। अब इसी चीज को बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी भाषा में क्या किया है, परिभाषित। हम 2-4 डेफिनेशन लिख लेंगे, कभी हमारे काम आएंगे मेंस में, ठीक है? तो 2-4 डेफिनेशन लिखवा देंगे। इसके पहले याद रखिएगा जो अपराध होता है, कभी नेचर पूछा जाए अपराध का तो बोल देना अपराध हमेशा किसके विरुद्ध अगेंस्ट होता है, सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। लिखे इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी। ये किसके विरुद्ध होता है, ये एंटी सोशल बोलते हैं। वैसे वर्ड याद रखना, इसे एंटी सोशल, ठीक है, एंटी सोशल या सोसाइटी के अगेंस्ट बोलते हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट। अपराध हमेशा किसी व्यक्ति को नहीं। अब भैया एंटी सोशल क्यों कहा गया? अपराध तो जैसे मैं बैठा हुआ हूं, समझो यहां पे, मैं यहां से क्लास से निकल के जाऊं और कोई व्यक्ति मेरे ऊपर बंदूक से फायर कर दे, बंदूक मुझे नहीं लगी, अब मैं कह रहा हूं कि अब मैं कह रहा हूं कि यार ये तो पूरे समाज के प्रति अपराध है। मैं क्या बोल रहा हूं, एंटी सोशल। क्या ये सोसाइटी के विरुद्ध अपराध है? एंटी सोशल है सोसाइटी। तो एक व्यक्ति जो मेरा विरोधी है वो कह रहा सोसाइटी के विरुद्ध क्यों है, सर को गोली मारी थी, सर को लगती तो सर जाने, हमें क्या करना। नहीं, सोसाइटी के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि जब अपराध होता है तो पूरी फियर में पूरी सोसाइटी आती है। आपको पता चल जाए सर के मोहल्ले में 2 दिन से गोली चल रही, तो हो सकता है कोई कोचिंग है बोले सर हमें ऑनलाइन दे दो, हम वही पढ़े ले रहे हैं, हम ना आएंगे। अगर आपको पता चल जाए कि कोई व्यक्ति, कोई महिला यहां से सिटी में ही घूम रही थी रात को 8 बजे और उसके साथ रेप हो गया, हो सकता है सबके माता पिता ये कहते हैं कोई लड़की 6 बजे के बाद ना निकलेगी। होता कि नहीं होता निर्भया कांड में? मन में भय आता तो अपराध को क्यों सोसाइटी के विरुद्ध बोला जाता? अपराध होता तो किसी व्यक्ति के साथ है, लेकिन सोसाइटी में क्या आ जाता, फियर आ जाता। आपको पता चल जाए कि भैया शहर में गुंडे घूम रहे हैं जो किसी से क्या करते, पैसा मांगते, किसी को मारते, तो व्यक्ति घर से ना निकले। आपको पता चलता है, जैसे आप न्यूज में देखते हैं कि भैया बच्चे चुराने वाली गैंगे फिर रही है, तो अगर आपको एक आध ऐसी घटना हो जाती किडनैपिंग की, तो व्यक्ति अपने बच्चों को घर से नहीं निकलने देता खेलने के लिए। तो पूरी सोसाइटी में फियर नहीं आया। तो इसलिए अपराध कभी किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता, व्यक्ति विक्टिम माना जाता है, लेकिन अपराध हमेशा किसके विरुद्ध होता है, पूरे समाज के विरुद्ध, जिसको हम बोलते हैं सोसाइटी। इसलिए याद रखिएगा अपराध, और जब आपका जो नॉर्मल, जो हम इसी का अंतर क्या करेंगे, जैसे हम टॉर्ट में चले जाए, आपने नाम सुना होगा अपकृत विधि। टॉर्ट में जो अपराध होता है वो किसी इंडिविजुअल के साथ होता है। जैसे समझो किसी ने मेरे साथ क्या किया, कोई ऐसा कार्य कर दिया जो सिविल मामलों में आ रहा है, जो सिविल मामलों में आ रहा, तो अगर वो सिविल उसका नेचर है, अब सिविल नेचर क्या है इसमें हम डीपली तो नहीं जाएंगे, सीपीसी में हम पढ़ा भी चुके हैं, जब दोबारा पढ़ेंगे तो देखेंगे। अगर कोई कार्य है जो अपराध नहीं है, क्रिमिनल एक्ट नहीं है, वो सिविल एक्ट है, तो सिविल एक्ट हमेशा सोसाइटी के विरुद्ध, किसके विरुद्ध होता है, इंडिविजुअल के विरुद्ध। वो जिसके साथ होगा उसी के साथ होगा। लेकिन जब वो क्रिमिनल एक्ट बनेगा तो वो किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता, बल्कि वो किसके विरुद्ध होता है, पूरी की पूरी सोसाइटी के। इसको बहुत अच्छे से क्या है आपको याद रखना होगा। जितना क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर हुई। देखो ये कुछ चीजें देख ली, इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा इसकी कुछ डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। अपन नहीं बोलते भैया जब भी सरकार आती कि हम भय मुक्त समाज बनाने की बात कर रहे हैं। अभी शायद आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा योगी जी का इंटरव्यू, तो वो क्या कह रहे थे, जब वो अभी कुछ एनकाउंटर हुए तो कह रहे थे कि हम भी ये जो एनकाउंटर करा रहे हैं ये भय मुक्त समाज के लिए बना रहे हैं। क्यों समाज के लिए? क्योंकि अपराध किसके विरुद्ध होता है, हमेशा सोसाइटी के विरुद्ध। अगर आप किसी व्यक्ति को मार रहे हो, क्रिमिनल को, तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट थ्रेट था, ठीक है। अब वो मानना जस्टिफाइड है या नहीं, मैं उस पर बात जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। वो हम नहीं, अगर वो कानून की नजर से देखें तो अपन तो रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। अगर यही चीजें हर पुलिस वाला करने लगा, मैं अपन किसी पर्टिकुलर घटना की बात नहीं कर रहे, अगर हर पुलिस वाला क्या करने लगे, सेम चीज करने लगे, चाहे वो किसी की कम्युनिटी से हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो फिर तो कानून की खत्म ही हो गई, हमारी जरूरत खत्म हो गई, आपकी फिर जज काहे के हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्या है उस पर अपन नहीं जाते कि वो है क्या। लेकिन अगर हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो भैया एक अदालत ही है, चाहे वो अफजल कसाब को देख लीजिए, चाहे अफजल गुरु को देख लीजिए, आमिर कसाब को देख लीजिए, या किसी भी व्यक्ति को देख लीजिएगा, या वो नलिनी को देख लीजिएगा, किसने दंड दिया, कानून ही दे रहा है। तो कानून का क्या होगा, राज का मतलब होता है जहां कानून प्रधान पे होता है, ठीक है। तो चलिए खैर इसके बारे में छोड़ते हैं, अब हम कुछ चीजें डेफिनेशन देखते हैं कि क्या क्या इसके बारे में डेफिनेशन दी गई है किन किन लोगों ने। तो एक तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी,
टू एन वाली डेफिनेशन। इसके बाद एक आध डेफिनेशन लिखिएगा जिसके द्वारा, ब्लैक स्टोन के द्वारा। लिखिए ब्लैक स्टोन ने क्या कहा है ऑफेंस के बारे में। दो डेफिनेशन तीन लिखवा देता हूं, इनको समझा देता हूं, ठीक है। अब बहुत सारी डेफिनेशन होती है, दो तीन डेफिनेशन समझाता हूं, शायद आपको अपराध और अच्छे से समझ में आए। अब ब्लैक स्टोन, प्रोफेसर ब्लैक स्टोन क्या कह रहे हैं, एक बार इंग्लिश में हिंदी में लिख लीजिए, फिर इंग्लिश में लिख लीजिए, दोनों में लिखवा देता हूं। लिखिएगा, पहले इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ब्लैक स्टोन ने अपनी किताब है जिनका नाम है केमिस्ट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, केमिस्ट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड, ये इनकी किताब है। अब इस किताब में इन्होंने अपराध के बारे में क्या कहा है, अभी इंग्लिश में लिखिए, फिर हिंदी में लिखवाता हूं, ठीक है। A crime is an act committed or omitted. A crime is an act committed or omitted in the violation of public law, in the violation of public law, forbidding or commanding it, forbidding or commanding it. लिखिएगा, निषिद्ध या समावेशित करने वाली सार्वजनिक विधि, निषिद्ध या समावेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोक अपराध कहलाता है। वो क्या कह रहे हैं कि अपराध क्या है, तो उनसे पूछा गया कि व्हाट इज ऑफेंस, क्राइम क्या है। मैंने बोला क्राइम और ऑफेंस को मैं साथ में लेके चल रहा हूं, तो उनसे कहा, उन्होंने बोला क्राइम इज एन एक्ट, क्राइम एक ऐसा एक्ट होगा, एक्ट मतलब होता है कोई कार्य, कोई ऐसा कार्य होगा। कमिटेड और ओमिटेड, जिसको व्यक्ति कमिट करता है या ओमिट करता है। कमिट मतलब डायरेक्टली हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। डायरेक्टली कैसे, जैसे मैंने बताया, जो आपने कोई कार्य किया, आपने किसी को जाके थप्पड़ मार दिया, ये हो गया डायरेक्टली कार्य। और कहीं आपकी कोई ड्यूटी थी किसी चीज को रोकने की और आपने वो नहीं किया। देखो, ओमिटेड का मतलब होता है जो आपकी ड्यूटी हो और आप वो ना करो, तो आप वो जहां पे आप ड्यूटी बाउंड होते हो, बहुत से लोगों की ड्यूटी होती है, जहां आपकी ड्यूटी होती है और वो व्यक्ति ड्यूटी नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं ओमिटेड। तो बोलता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, अर्थात ये करके भी हो सकता है, या जो आपका कार्य था लॉफुली वो नहीं किया, तो ओमिटेड के तौर पे भी हो सकता है। किसका कमिटेड ओमिटेड करोगे, किस चीज को ओमिटेड करोगे आप, पब्लिक वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, किसी प्राइवेट लॉ का नहीं, पब्लिक लॉ। आईपीसी क्या एक पब्लिक लॉ है जो पब्लिक पर एप्लीकेबल होता है। इनका मतलब था कि ऐसा लॉ जो पब्लिक पर एप्लीकेबल हो रहा है, इसके अधीन कोई अपराध किया हो, या इसके अधीन जो आपका कोई कार्य किया हो, या इसके अधीन कोई लोप किया हो, तो इससे क्या हो सकता है, वायलेशन अगर करोगे, पब्लिक विधि को तोड़ोगे, तो ये अपराध आएगा। आगे है फॉरवर्डिंग और कमांडिंग है, ठीक है, फॉरवर्डिंग और कमांडिंग इसको छोड़ दिया। इसके बाद आइए और डेफिनेशन, एक डेफिनेशन और देख लेते हैं बस। इसकी डेफिनेशन और लिखवा दें, ऐसे एक्चुअली डेफिनेशन तो बहुत सारी है ना। लिखिएगा पैटर्न की डेफिनेशन लिखिएगा। देखिए, अपराध के सामान्य लक्षण है, अपराध के सामान्य लक्षण है कॉमन लगा के, राज्य द्वारा कार्यवाहियों को नियंत्रित करना। अपराध के क्या होते हैं, अपराध के सामान्य लक्षण क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि बुखार के लक्षण दिख रहे हैं, तो अपराध के लक्षण क्या होते हैं, अपराध कब समझ में आएगा, तो बोलता है पहली चीज, राज्य द्वारा कार्यवाहियों को नियंत्रित करना, मतलब स्टेट क्या करती है जब किसी चीज को कंट्रोल में लेती है। दूसरा, दंड और क्षमा करना, दंड और क्षमा करना तथा दंड देना, दंड और क्षमा करना और दंड देना, ये क्या माना जाएगा, उन्होंने बोला कि ये अपराध माना जाएगा। देखिएगा, समझिएगा, कह रहा है कि देखिएगा, आपको एक पता होगा, जैसे एक वर्ड मैं आपको यूज करूं, सोवरेन। सोवरेन मतलब होता है अ रॉन्ग इज परस्यूड बाय द सोवरेनिटी एंड इज अथॉरिटी इज अ क्राइम। ठीक है, देखिए सीधा सीधा कह रहा है, इसके कहने का सीधा उद्देश्य होता है कि अपराध एक ऐसी चीज होती है
जिसे राज्य द्वारा कार्रवाई के रूप में नियंत्रण किया जाना चाहिए। राज्य क्या करेगी, नियंत्रित करेगी, पहले तो कार्रवाइयां करके राज्य क्या करेगी, किसी कार्य को अगर उसको लगता है कोई गलत हो रहा है तो उसको नियंत्रित करेगी। अगर वो नियंत्रित नहीं कर पाती तो दंड को क्षमा करना, दंड को क्या दंड देगी और दंड को क्षमा भी कर सकती है, और साथ साथ क्या कह रहा है, उसकी व्यक्ति को दंड देना। ये सारे के सारे अगर एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे आप देखते हो जब अपराध होता है तो अपराध के संबंध में राज्य क्या करता है, लक्षण क्या होता है, राज्य जब अपराध होता है तो अपराध को राज्य कंट्रोल करती है, कंट्रोल नहीं बल्कि उसको व्यक्ति को दंडित भी कराती है। अगर ये सारे के सारे कहीं पर किसी जगह पे ऐसी आपको चीज दिख रही है जहां पे ये एलिमेंट मिल रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे, अपराध। तो बाकी 2N की डेफिनेशन और जो पहली वाली डेफिनेशन बताई बस वही देख लीजिएगा, सारी डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी है। अच्छा अब ये बताइए, कुछ एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज मेंसरिया। ठीक है, हम एक अपराध, एक टॉपिक आएगा जो मेंसरिया, उसको देखते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब तक इस टॉपिक को समझोगे नहीं तो आईपीसी आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो निकाल लीजिए, एक हेडिंग डालिए मेंसरिया, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो क्या बोल रहा है मेंसरिया, मेंसरिया हिंदी में क्या बोलते हैं, आपराधिक मन स्थिति, लिखिएगा आपराधिक मन स्थिति। लिखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया, डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया का सिद्धांत। इसे अच्छे से समझिएगा। देखो यहां पे अगर कोई चीज समझ में ना आए तो बहुत अच्छे से पूछिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अपन बोलेंगे कि आईपीसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक चीज के बारे में अगर बात की जाए तो वो है आपकी मेंसरिया। तो मेंसरिया को जहां भी समझ में ना आए तो आप इसको क्या करिएगा, बार बार पूछिएगा और इसको बार बार समझने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, अब मेंसरिया लिख लेगी कहां से, सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस, अपराध के तत्व, एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ ऑफेंस। अभी हमने ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ी, अब ऑफेंस के तत्व देखते हैं, लेकिन अपराध के तत्व। अब अपराध बनता किस किस से है, ये तो पता चल गया कि अपराध होता है क्या, अपराध एक ऐसा कार्य होता है जो विधि द्वारा निषिद्ध होता है और जिसके लिए विधि क्या करती है, आपको दंड देती है, तो वो अपराध हो गया। ये जनरली हमें समझ में आ गया। अब बोलता है कि अगर आपको अपराध है, जैसे आप लोग पढ़ते होगे, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, अगर कोई चीज बन रही है तो अपन बोलते हैं ये सारी चीजों से मिलकर कोई चीज बन गई। तो अपराध चार चीजों से मिलकर बनता है, उनमें से एक चीज मेंसरिया भी। अगर इन चार चीजों में से कोई चीज ना हो ना तो अपराध कभी बनेगा नहीं। पहली चीज, अपराध अगर हो रहा है, अपराध, तो अपराध के लिए पहली चीज क्या होगी, अपराध के लिए पहली चीज होगी जो व्यक्ति अपराध कर रहा हो कैसा हो, ह्यूमन ही अपराध कर सकता है। अपराध कौन करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे एक कुत्ता किसी व्यक्ति को काट ले, आप जा रहे हो, कोई कुत्ता आपको काट ले, और कुत्ता कौन सा है, किसी का नहीं है वो, आप कह रहे हो हमारा उसने काट लिया, हमें वो 390 लगवाओ, 320 सेक्शन लगवा दो। आदमी कहेगा पागल हो क्या तुम। अगर आपने अभी देखा होगा, एक समय भी लखनऊ का मामला था, एक आंटी जी को कुत्ता ही खा गया था, वो बुलडॉग टाइप का, वो और कौन सा था, वो पिटबुल टाइप का, आई थी न्यूज, सुना। अब कोई कहते कुत्ता पे वो मर्डर का चार्ज लगे और उसका ट्रायल हो और उसको फांसी लगाई जाए। कभी तुमने जीवन में सुना कि कोई कुत्ते को फांसी की सजा दे दी गई है, क्यों नहीं दी जाती, उनके ऊपर जनरली आईपीसी एप्लीकेबल है। कोई और विधि में अपराध कर हो सकता है, वो कैटल ट्रांसपास एक्ट एक बना हुआ है अपराधों के लिए, उनमें हो सकता है। हाँ, कोई कुत्ते से जानबूझ के कटवा रहा है तो वहां पे भी हाथ तो मनुष्य का है ना। मैं देखो एक कुत्ता यहां से निकले और कुत्ता आपको काट ले, वो जंगली कुत्ता है या ऐसी, मतलब आप बोलते सड़क छाप वाला टाइप का है, काट ले आपको, तो अपराध नहीं हुआ। लेकिन एक व्यक्ति आपको घात लगाया, वो अपने कुत्ता को सिखा रहा है कि देखो वो लड़की निकलेगी ना, उसी को पीछे काटना, और वो तुम निकले, उसने कहा अच्छू, उसने तुम्हें काट लिया, तो फिर वो अपराध हो गया। लेकिन वो अपराध कौन सा हुआ, वो बात अलग है, तब अपराध हो सकता है। लेकिन ये अपराध नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो, ये अपराध नहीं होगा। कौन सी चीज अपराध नहीं हुई, कि कुत्ता आपको काट लेता है, क्यों, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है। अपराध के लिए पहला आवश्यक तथ्य होता है कि भैया अपराध किसके द्वारा किया जाएगा, मानव के द्वारा किया जाएगा। आप बहुत बार देखते हो एक सांप निकला, सांप ने किसी व्यक्ति को काट लिया और मर गया। कभी तुमने देखा कि सांप का ट्रायल चल रहा हो, बैल की लड़ाई हुई, बैल ने दो लोगों को निपटा दिया, मारी तो बेचारे
हड्डी हड्डी टूट गई, कभी देखा कि उसके ऊपर चल रहा हो 300, बोले आप भैया बैल के ऊपर लग गई है 324, 325, 326, कभी सुना? बताइए, कभी सुना हो तो बताइए। नहीं सुना ना, क्यों नहीं सुना? क्योंकि अपराध के लिए जो पहला आवश्यकता होती है दैट इज अ ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग होगा तभी क्या होता है, अपराध होता है। अगर ह्यूमन बीइंग नहीं है तो अपराध हो ही नहीं सकता। तो अपराध के लिए जो पहली चीज होती है दैट इज ह्यूमन। दूसरी चीज होती है, पहला आप देखो, दूसरी चीज आती है दैट इज मेंसरिया। दूसरी जो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, दो चीजें अभी देखेंगे। दूसरी जो चीज आती है अपराध के लिए वो होती है मेंसरिया। इसको बोलते हैं आपराधिक मन स्थिति, या दो क्या होता है, दुराशय। लिखिएगा हिंदी में दुराशय, आपराधिक मन स्थिति या दुराशय, इसको शब्द यूज किया गया दुराशय है? दुराशय क्या होता है? दुराशय मतलब देखिएगा, दुराशय मतलब होता है आपराधिक मन स्थिति। आपराधिक मन स्थिति, देखिए दो प्रकार की स्थिति होती है हमारे मन में, या बहुत सारी स्थितियां होती है। जैसे एक, आप सुबह रात को सोए और आपको एक रात को सपना आया, या जब आप रात को सो रहे थे, अब जैसे अभी बैठे हो आप, अब आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ गई, अब आप सोच रहे हो कि भैया अब तो उसको मार डालेंगे। क्या हुआ? ये आपराधिक मन स्थिति, मन में अपराध आ गया, किया नहीं अभी कुछ, लेकिन मन में अपराध आया, हम किसी को मारेंगे, किसी के साथ चोरी करेंगे। आपने किसी के, अभी आपको एक वॉच देख लिया, उससे आपने कहा उसकी यार बहुत अच्छी वॉच है यार, अब तो हम उस वॉच को चुराएंगे ही। दैट इज अ मेंसरिया। मेंसरिया का सीधा सीधा मतलब होता है गलत इंटेंशन माइंड में, गिल्टी माइंड, माइंड आपका गंदा हो जाए। आप बोलते ना अपराधी को, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो क्या बोला जाता है, यार इसका तो दिमाग ही खराब है, इसका दिमाग खराब हो चुका है, मतलब इसका माइंड कैसा है, खराब। जैसे कोई व्यक्ति रेप वैसे अपराध होते तो अपन कहते नहीं यार इसका मतलब ये व्यक्ति मतलब समाज में रहने लायक नहीं है, मतलब उसका दिमाग खराब हो चुका है। अब दिमाग खराब वो वाला नहीं कि वो पागल है, दिमाग खराब के मतलब उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो गलत है, आपराधिक चीजें चल रही हैं। लोग नहीं बोलते कि व्यक्ति क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति है। क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति मतलब, इसका मतलब होता है कि इसके मन में हमेशा क्राइम करने की चीजें। एक व्यक्ति होगा, जैसे अपन बोलते कोई व्यक्ति होता है, उसके मन में हमेशा चलता है कि हम दान पुण्य करें, लोगों की मदद करें, तो ये भी मन में चल रहा है, लेकिन ये एक अच्छा है, ये अपराध नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति के मन में चल रहा है कि हम कैसे अमीर आदमी बने, और अमीर आदमी पढ़ लिख के नहीं बनना चाहता, वो बनना चाहता हम कैसे फ्रॉड कर ले, किसके यहाँ से क्या चुरा ले, कहाँ डकैती डाल ले, किसका मर्डर कर ले। तो इसके मन में भी कुछ चल रहा है। व्यक्ति के मन में दो चीजें चल रही है, एक व्यक्ति के मन में पॉजिटिव चीज चल रही है, अच्छा करने को, एक चल रहा बुरा, तो बुरा करने की चीज चल रही है, ये मेंसरिया। और अपराध के लिए मेंसरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। जब अपराध आप होता है तो क्या देखा जाएगा, मेंसरिया। जब अपराध हो जाता है तो हम कानून में बोल रहे हैं ना कि भैया एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया उसने चोरी की, अब उसने चोरी की या नहीं की, और चोरी की तो किस आशय के साथ की, यही तो देखा जाएगा मेंसरिया। अगर मेंसरिया है तुम दोषी, और मेंसरिया नहीं है तो तुम दोषी, पॉसिबिलिटी है कि तुम दोषी नहीं होगे, क्योंकि कुछ ऐसे अपराध होते हैं जब मेंसरिया की आवश्यकता नहीं होती। जनरली मेंसरिया के साथ अपराध होता है, क्योंकि जब तक आपके मन दूषित नहीं होता तब तक आप दूषित ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, समझिएगा एक चीज। जैसे आप यहां से निकलो सीढ़ी से, ठीक है, और किसी का आपको, आप मतलब जल्दी जल्दी आप भी जाना चाहते थे, आपको किसी का अर्जेंट कॉल है, आपको बहुत जल्दी जाना है, आप जब निकले किसी को धक्का, आपने किसी को धोखे से धक्का दी, मतलब धक्का लग गया किसी को आपका, वो बेचारा गिर गया, उसके हाथ में चोट आ गई, अपराध हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मन खराब नहीं था। व्यक्ति बोलते ना मन की, मन से, मन व्यक्ति का इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप अब निकल रहे हो, आप सोचिए पीछे जो व्यक्ति बैठा है वो सोच रहा है कि आज तो मैं इसको बिल्कुल, आज जो होशियार बन रहा है, क्लास में बहुत आंसर दे रहा है, ऐसा मारेंगे 4-5 दिन क्लास ही ना पाएगा, सोच के बैठा है। बोले हम अब प्लान बना रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं उसे कोई मतलब नहीं है, बोले पढ़ाते रहो सर तुम, हम तो मुंडी हिला रहे, हम तो ये सोच रहे हैं कि हम इसको मारे कैसे। अब वो दिन भर यही सोच रहा है कि हम यहाँ से जाएंगे, इसको धक्का देंगे, इतनी ऊपर से 5वीं सीढ़ी से देंगे तो इसको 5 दांत टूट सकते हैं, चौथी से देंगे तो 4 टूटेंगे, तीसरी से 3 टूटेंगे, दूसरी और पहली से हो सकता है कुछ ना टूटे। अब उसे दांत तोड़ने हैं कि नहीं तोड़ने हैं, वो यही सोच रहा है, पूरी क्लास भर यही सोच रहा है। जो उसके मन में ये जो चल रहा है अपराध से संबंधित चीजें, यही तो मेंसरिया है, यही तो मेंसरिया है। आपके मन में जो भी चीजें दूषित चल रही हैं, यही तो क्या है, मेंसरिया। इसको हम अभी अलग से पढ़ेंगे, मेंसरिया को भी, इसके बारे में चीजें लिखवाएंगे। तीसरी चीज, केवल आपराधिक मन किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक उसका कार्य भी गलत ना हो।
इस पे अभी मैक्सिम लिख पाऊंगा, अभी बहुत सारी चीजें लिख ली है। क्या बोला? केवल मन ही किसी व्यक्ति को क्या नहीं बनाता है, केवल किसी व्यक्ति का आपराधिक मन उसे दोषी नहीं बनाता जब तक उसका कार्य भी आपराधिक ना हो। जैसे आपने बहुत देर सोचा, रात भर सोचते रहे, 2 दिन सोचते रहे कि अपराध करना है, तो मेंसरिया तो हो गया। लेकिन जब अपराध करने जा रहे थे तो एक सेम टाइम आपको किसी व्यक्ति की बात याद आ गई, भगवान की कोई बात याद आ गई, माता पिता की बात याद आ गई, बेटा अपराध करना गलत बात है। आपने अपने पैरों को वहीं खींचा, आपने कहा रहने दो यार, हो गया, जो उसने किया उसके साथ, जो मैंने किया वो मेरे साथ। आप उससे क्या हो गए? बैक हो गए। तो अपराध हुआ? नहीं हुआ। अपराध तब होगा जब मेंसरिया मन में हो। ऐसे तो व्यक्ति कुछ भी सोचता है, जैसे रात ही को सोचे सोए, अब किसी ने देख ली धूम पिक्चर, वो रात भर बेचारा सोच रहा है उठ उठ के, यार वो उसने इतने पैसा चुरा लिया, 300 करोड़, वो ऐसे पैसे नोट उठा रहा था, मैं भी जाऊंगा सुबह एक बैंक में, मैं भी ऐसी गाड़ी लूंगा, फिर ऐसी गाड़ी चलाऊंगा, धूम तरह मैं भी लूट लूंगा। वो अपने आप को समझ रहा है ऋतिक रोशन। कोई व्यक्ति स्पाइडरमैन अपने आप को समझ रहा है कि स्पाइडरमैन की शक्तियां आ जाए, और रात को चिपका चिपका के देख रहा है, और सुबह स्पाइडरमैन की शक्तियां आई तो हम सब कुछ लूट लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मन में है ना, मन में, क्योंकि आपको किसी के मन पढ़ने का अधिकार, पता ही नहीं है कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि लॉ तो इस चीज को नहीं मानता। देखो, धर्म मानता होगा, शास्त्र मानते हो कि वो चीज अलग है, लेकिन लॉ तो कह रहा है कि कोई किसी व्यक्ति के मन की बात नहीं जानता। लॉ तो यही कह रहा है कि कोई को किसी के व्यक्ति के मन की बात नहीं पता। अब पता है तो बता दो कौन व्यक्ति कहां अपराध करने वाला है। लॉ तो यही कह रहा है कि किसी व्यक्ति को किसी के मन की बात नहीं पता। और अगर पता, और अगर वो उसको लॉ ये मान लेता कि अगर किसी को किसी के मन की बात पता है, तो फिर वो मेंसिया को भी अपराध की कैटेगरी में ला लेता, भले थोड़ा सा दंड देता। जब किसी को किसी के मन में नहीं पता, अब कोई व्यक्ति को समझ में आ रहा होगा, कह रहा होगा हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे, और कोई मन ही मन दे रहा होगा, अरे यार दिमाग ही खराब कर दिया, पता नहीं कहाँ बैठ गए। हाँ ठीक है, कितनी जल्दी, कोई व्यक्ति घड़ी देख रहा होगा, अरे यार जल्दी लिख ले तो समय आ, ठीक है, हम बोलेंगे समझ में आ रहा, हाँ सर बहुत जल्दी आ रहा, फिर तुरंत मन में बोल रहा, अरे यार जल्दी क्लास खत्म हो जाए, कल से दिखेंगे ना इन्हें, ठीक है, पता नहीं कहाँ समझा रहे मेन सेंसरिया, हमने तो आईपीसी पढ़ने आए थे, जी मेंसरिया पढ़ा रहे हैं, हमने तो पढ़ा था आईपीसी में सेक्शन होती है, यहाँ तो सेक्शन की बात ही नहीं हो रही है। अब ये जो आपके मन में चल रहा है, तो मुझे तो नहीं पता क्या चल रहा, मैं तो आपके बाहर के आचरण से आपको देखूंगा ना कि आपने मुंडी हिलाई कि अरे सर बहुत मजा ही आ गई सर, ऐसा लग रहा है कि आईपीसी के बाद लॉर्ड में कहले हम ही बन जाएंगे। तो जहां से आपने ये बोला कि सर हमें सब कुछ आ गया समझ में, तो हम तो आपके बाहर के आचरण से देखा ना हमने आपको। तो कह रहा है कि केवल मेंसरिया नहीं, बल्कि एक्ट भी होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एक्टस रियस, ठीक है, एक्टस रियस। अब व्हाट इज एक्टस रियस? एक्टस रियस का मन होता है निषिद्ध या रॉन्गफुल एक्ट। केवल रॉन्गफुल माइंड नहीं होना चाहिए, बल्कि रॉन्गफुल माइंड के साथ रॉन्गफुल एक्ट भी होना चाहिए। जब तक व्यक्ति रॉन्गफुल माइंड के साथ रॉन्गफुल एक्ट नहीं करेगा, वो अपराध बनेगा ही नहीं। तो मैंने क्या बोला? केवल मन ही किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका कार्य अपराधी ना हो। केवल व्यक्ति के मन से अपराधी नहीं बन जाता, बल्कि उस, अगर मन आपका दूषित है तो आपको उस दूषित मन के लिए कुछ कार्य भी दूषित करना पड़ेगा। मेरे मन में इंटेंशन आई रात को कि मैं तो जाके चोरी करूंगा, मैं गया हूं, मुझे यार सामने बहुत गरीब आदमी देखा, मैंने आज रात भर सोचा कि यार बगल वाले क्या डाका डालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, किसी घर में घुस जाऊंगा, सब कुछ चुरा लाऊंगा। उनके घर में मुझे घुस भी गया, लेकिन गया तो घर बड़ी दयनीय स्थिति लगी। अरे यार मतलब चोरी, मतलब जब मैं गया ही नहीं, मैंने बाहर से देखा, मैंने कहा यार रहने दो यार, चोरी वोरी करना सब बुरी चीज है। अगर घर में घुस जाता तो वो भी अपराध हो जाता, अटेम्प्ट टू थेफ्ट में तो आ ही जाता ना। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार अपराध तो नहीं करूंगा भैया, काम करूंगा, चाहे कम पैसा मिले उसमें रहूंगा, लेकिन चोरी वोरी नहीं करूंगा। तो जब तक मैंने मन में तो सोचा था, मैं तो 10 दिन से सोच रहा, और मैंने अब अपने मन में सोचा, दूसरे से शेयर मत करिएगा अदरवाइज अपराध हो जाएगा। दूसरे के साथ आपने शेयर किया कि यार तुम आप भी दोगे का थोड़ा सा साथ, अकेले डर लग रहा है यार, समझे आ रहा, कहता चलो हम भी देख लेते, कितना दोगे, बोले 40% तुम्हारा, ये अपराध हो गया। आपके जब तक मन में है तब तक वो अपराध नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। जब तुमने अपने मन की बात बोल दी, मैंने वही बोला ना कि लॉ क्या कह रहा है, लॉ का कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि लॉ ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी की मन की बात नहीं पता, और अगर आपने अपनी मन की बात दूसरे को बता दी, तो जब दूसरे को पता चल गई तो फिर वो अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा। इतनी इतनी चीजें देखनी है आपको, जब तक आपके मन में है तब तक अपराध नहीं। ये नहीं कि आप पूरी दुनिया में गाते फिरो कि हमारे मन में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है कि कैसे बैंक लूटा जाए, ये हो सकता है आप अपराध के लिए, कैटेगरी के लिए क्या हो जाओगे, अपराध के लिए लायबल हो जाओगे। तो तीसरा हो गया क्या, एक्टस रियस। अभी हम इनको पढ़ेंगे अलग से, ठीक है, इनके साथ क्या मैक्सिम होती है। और चौथा आएगा जो आपके लिए जो कार्य होगा, वो होगी इंजुरी। अगर ये 4 चीजें मिल जाए, इंजुरी मतलब जिसको बोलते हैं क्षति, अगर ये 4 चीजें मिल जाती है, मतलब अगर कोई व्यक्ति ने अपराध किया तो आपको क्षति भी होनी चाहिए। अगर क्षति ही नहीं हुई, अगर क्षति ही नहीं हुई तो फिर क्या होगा, अपराध
नहीं होगा। एक मानव आया आपके घर के बाहर, एक मनुष्य आया आपके घर के बाहर, क्या लगा है, आम का पेड़ लगा, वो बहुत देर से देख रहा है, गिल्ट इंटेंशन, आम तोड़े तोड़े तोड़े, उसने पत्थर भी मारा, एक पत्ता टूट के गिरा, पत्ता लेके जेब में डाल के चला गया, आपने सीसीटीवी कैमरा में देखा। क्या तुम्हें कोई हानि हुई? पत्ता से कोई बताइए हानि हुई क्या यहाँ पे? यह पत्ता तुम्हारा अपने आप टूटा, तो उसने नहीं तोड़ा, वो दो चार तो पत्ते डले थे, अपने नहीं होता, वो पत्ते दो चार उसने जेब में भरे, वो ले गया। या तुम्हारे घर के बाद इतनी सी लकड़ी डली थी, कह रहा था घर को जलाएंगे, तो लकड़ी उठा ले गया। अब क्या अपराध किया? मानव भी है, मन में भी है, उठा ले जाए। एक कार्य भी किया, लेकिन ऐसा कार्य जिससे किसी व्यक्ति को हानि नहीं हुई। कार्य भी कर दिया उसने, लेकिन आपको अगर हानि नहीं हुई तो भी अपराध नहीं है। तो अपराध के लिए क्या चीज है? चारों चीज साथ में जरूरी है। अगर इनमें से एक भी कोई चीज नहीं रही तो अपराध हो गई। आपने देखो, मनुष्य था, कार्य भी किया गलत, लेकिन मन गलत नहीं था। कैसे गलत नहीं था? कि मैं यहां से निकल रहा था और मेरा किसी व्यक्ति को धक्का लग गया। या मैं बताऊं कि आप रोड पे व्यक्ति एक हेडफोन लगा के, आप भी लोगों का भी दोस्त है, रोड पे खड़ा है, हेडफोन लगा के जा रहा है, अब वो गाड़ी हॉर्न दे रही है, उसको नहीं समझ में आ रहा, वो आपने देख लिया कि यार अब मैंने अगर इसको धक्का नहीं दिया तो ये गिर जाए, गाड़ी इसको क्या कर देगी, कुचल देगी। आप गए, आपने उस व्यक्ति को बहुत तेज पुश किया, अपने दोस्त को, इस आशय के साथ कि वो बच जाए। अब देखो, आपने पुश किया, वो गिरा, उसका हाथ टूट गया, टूट गया हाथ। सबने बोला, सबने उसको नहीं पता, सबने बोला ये किन्ने हाथ तोड़ा, तो बता रहे वो लड़के, अरे तुम कह रहे इसने तोड़ दिया, तो दोस्त था हमारा, हाथ तोड़ दिया। अब देखिए, मानव ने तोड़ा, एक्ट गलत कार्य है कि नहीं? मतलब धक्का देना तो गलत है कि नहीं? मैं भी ये नहीं पूछा किस आशय से दिया, गलत धक्का देना गलत है कि नहीं है किसी को? और साथ साथ इस व्यक्ति को इंजरी भी हो गई, इंजरी भी हो गई, अपराध हुआ? नहीं हुआ। एक चीज बच गई, मेंस किया नहीं। दूसरा, एक व्यक्ति ने सोचा कि मुझे उसको धक्का देना है, या इसके लिए एक एग्जाम्पल आता है, एक व्यक्ति क्या आता है कि एक जगह पे क्या आया, एक गांव में एक शेर आया। शेर क्या किया, उसने अपने जबड़े में एक व्यक्ति को दबाया, बच्चे को ले जाने लगा। सामने वाले व्यक्ति ने वो धनुष बाण उठाया और मारा, लेकिन धनुष बाण जाके बच्चे को लग गया, और बच्चा थोड़ी देर में मरने वाला था, जल्दी मर गया। अब शेर ले जाता बस थोड़ी ना जाता, लेकिन उसने बचाया। तो भैया आपने कार्य किया वो भी गलत है, धनुष किसी को मारा, आपने ह्यूमन थे, बच्चे को इंजरी भी हो गई, आप ही की उससे मारा। पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि शेर के बाद में मरता, थोड़ी देर में, आधा घंटा जी जाता, तुम्हारे 10 मिनट में मर गया। लेकिन एक चीज नहीं थी, हमारा आशय गलत नहीं था, हमने जो मारा था धनुष, वो उसको बचाने के लिए मारा था, तो अपराध नहीं होगा। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये चार चीजें हमें देखनी है। अगर ये चारों चीज साथ में मिल जाएगी तभी अपराध होगा। अगर चार में से एक भी चीज ऊपर नीचे होगी, अपराध हो ही नहीं सकता। जब प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आते हैं कि एक व्यक्ति ने ऐसा किया, बी ने वैसा किया, क्या होगा, हम लोग पढ़ते ही नहीं, समझ ही नहीं पाते। तो अपराध के लिए ये चार चीजें जरूरी हैं। अब इनमें से अगर चार चीजों में कोई चीज नहीं मिल रही है, अपराध। एक आता है कि एक व्यक्ति क्या किया, एग्जाम्पल पे आया कि एक व्यक्ति, और दूसरी चीज, बहुत जो अपराध होते हैं जर्नली, तो एक मानव जब दूसरे मानव के साथ अपराध करता है तभी होता है। इंजरी भी किसको होगी? ह्यूमन को। इंजरी में भी लिख लीजिए कि इंजरी भी ह्यूमन को होनी चाहिए। एग्जाम्पल एक मैंने अकेडमी में क्वेश्चन पूछा था, मोस्टली लोग गलत करते हैं, 20% लोग सही किया था। क्या क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति एक अभ्यारण्य में जाता है और वहां पे क्या करता है, एक व्यक्ति को वो क्या करता है, अभ्यारण्य में जाके हिरण को मार रहा था। हिरण को मारने के लिए क्या करता है, बौ चलाता है अपना, और वो हिरण को ना लगते हुए उसके पीछे कोई व्यक्ति झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ था, उसको लगा और वो वही मर गया। क्या कोई अपराध हुआ? सब कहते हैं बिल्कुल अपराध हुआ, क्योंकि व्यक्ति मर गया। आशय क्या था उसको, आशय किसको मारने का था? हिरण को। क्या वो पीछे वाला व्यक्ति उसे दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। अगर वो सही निशाना लगता तो कौन मरती? हिरण मरती। हिरण को मारना आईपीसी के अधीन तो अपराध नहीं है। अब ये नहीं कहोगे कि हिरण मर गया, तो हिरण क्योंकि किसी का जानवर भी नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि उसने कोई अपराध नहीं किया, उसने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अधीन अपराध किया है, वो अलग हो सकता है, लेकिन आईपीसी के अधीन जो अपराध है वो उसने अपराध नहीं, क्योंकि आईपीसी के अपराध के लिए इन सारी चीजों की आवश्यकता होगी। अब जो मरा व्यक्ति, लेकिन उसकी जगह कौन मर गया? दूसरा। लेकिन आशय देखा जाएगा, आशय किसको मारने का था? तो जिसको मारने का आशय था वही आपका ट्रांसफर होगा। तो जब अगर हिरण मर भी जाता तो आईपीसी में तो कहीं आप दंडित नहीं होते, तो यहां पे आप दंडित नहीं हो पाओगे, याद रखिएगा। तो इस चीज में हमेशा क्वेश्चन गलत होते हैं। आप किसी जानवर को मार, कोई व्यक्ति मुर्गे का शिकार खेलने गया, ये एग्जाम्पल आते हैं आईपीसी में, आप देखिएगा आए हुए सिविल जज के एग्जाम में। एक व्यक्ति मुर्गे का शिकार खेलने गया, चूहे का शिकार खेलने गया, चूहे को बो मारा, नहीं लगा, उसके पीछे कोई व्यक्ति था झाड़ियों के पीछे, उसको लग गया। तो क्या चूहा मर जाता तो अपराध होता? चूहा मर भी जाता तो अपराध नहीं होता। जब चूहा का मरना अपराध नहीं है, तो पीछे वाला व्यक्ति तो हमें दिखा ही नहीं, तो वो हमारे अधीन नहीं आएगा। कभी कभी व्यक्ति से गलतियां हो जाती है,
जब तक आपका मेंसरिया नहीं होगा तो आप दोषी नहीं माने जाओगे, और अगर मेंसरिया होगा तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। अब कैसे होगा मेंसरिया साबित, यही तो प्रश्न है। अब आप बोल रहे हो मेंसरिया कहां पर होता है, ये माइंड पर होता है। मेंसरिया कहां पर होता है, माइंड। तो हम माइंड अकेली चीज को, मेंसरिया को दंडित अकेले कहां कर रहे हैं, कि जब तक आपके माइंड में कोई चीज गिल्टीनेस हो रही है हम उसको दंडित कहां कर रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं लगा सकते ना। आईपीसी तो कह रही है आप माइंड को पढ़ ही नहीं सकते किसी के। तब हम बोलते हैं कि इसके साथ एक्ट भी जोड़ा जाएगा। एक्ट से पता चल जाएगा कि मन में क्या था। अब मैंने किसी को जाकर जोरदार थप्पड़ मारा तो मेरे मन में उसको थप्पड़ मारने के लिए कोई ना कोई बुरा आशय होगा। अब मैंने कहा नहीं, बुरे आशय से नहीं मारा, अच्छे आशय से मारा, तो भैया इंजरी तो हो गई ना। अब अच्छे आशय से मारा, बुरे आशय से मारा, धक्का दिया आपने, एक व्यक्ति को धक्का दिया, मैंने बताया वो ट्रक आ रहा था, आपने धक्का दिया, उसका हाथ टूट गया, वो किस आशय से दिया। मुझे क्या देखा, तुम ह्यूमन हो। दूसरा क्या देखा, तुमने जो धक्का दिया वो गलत है, एक्टस रियस है। तीसरी मुझे क्या दिखी, सामने वाले को इंजरी हो गई। अब तुम कह रहे जो इंजरी करी है ना, इसका आशय हमारा खराब नहीं था, हम तो इसको इसलिए इंजरी करी थी क्योंकि हम उसे बचाना चाहते थे। ये तुम्हें साबित करना है, क्योंकि हम तो आपके एक्ट के हिसाब से मेंसरिया देखेंगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मेंसरिया नहीं था, तो आप साबित भी कर सकते हो मेंसरिया था या नहीं। यही तो कोर्ट में केस चलता है कभी बहुत बार, जो जो कार्य किया गया क्या ये मेंसरिया के साथ किया गया या धोखे से। अगर आपने साबित कर दिया कि धोखे से था, मेंसरिया था ही नहीं, तो बच जाओगे। और ये साबित हो गया कि नहीं यार मेंसरिया था या हो सकता है मेंसरिया था, तो आप दंडित हो। और कुछ ऐसे कार्य भी है जिसमें मेंसरिया देखा ही नहीं जाता। देयर आर सर्टेन एक्ट्स, कुछ ऐसे एक्ट्स भी है जिसमें मेंसरिया ही नहीं देखते। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा मेंसरिया का, इसको इस पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। चलिए सबसे पहले लिखिएगा, कुछ पॉइंट्स है, धीरे धीरे उनको कवर करते हैं। आप कुछ चीजें देखते हैं, मेंसरिया को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैं बोलता हूं कि सबसे ज्यादा अगर आपको आईपीसी समझना है तो मेंसरिया, जहां ना समझ में पूछेगा। मैंने 4 चीजें लिखवा दी, अपराध के कितने तथ्य हो गए, 4 लिखिएगा। केवल कृत अपराध नहीं है, ओनली एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस, ओनली एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस, केवल कृत अपराध नहीं है, बल्कि बल्कि एक्ट, दोषी माइंड, दोषी माइंड मतलब मेंसरिया के साथ होना चाहिए, जबकि कृत दोषी माइंड के साथ। तो मैंने क्या बोला, केवल एक्ट क्या अपराध है, नहीं है, लेकिन एक्ट में हम क्या जोड़ देंगे, गिल्टी माइंड। तो जहां पे ये दोनों चीजें जुड़ गई, एक्ट और माइंड, तो आपने कृत्य किया लेकिन दोषी मन के साथ कृत्य किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑफेंस हो जाएगा, ये ऑफेंस बन जाएगा। कि पहले ऑफेंस है, केवल कार्य अपराध नहीं होगा। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया। इसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया। लिखिएगा, एक्टस नॉन फेसिट। मैगजीन क्या आती है, कभी मेंसरिया का सिद्धांत पूछा जाए, मेंसरिया का डॉक्ट्रिन पूछा जाए तो क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्टस नॉन फेसिट। देखिए, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिटरिया, एक लैटिन मैगजीन है, ठीक है। ये कैसी मैगजीन है, एक लैटिन मैगजीन है। क्या मतलब होता है, क्या बता, कहता है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निशी मेंसिट्रिया, कि कोई कार्य अपराध नहीं होगा जब तक मेंसरिया नहीं होगा। यही मेंसरिया, मेंसरिया बड़ा जरूरी है। जब तक मेंसरिया नहीं होगा, मैंने क्या बोला, कोई कार्य अपराध नहीं होगा जब तक उसमें क्या नहीं होगा, मेंसरिया। एक्ट एन एक्ट डन, इस एफएलसी को लिखिए पहले, फिर वो दोबारा लिखवाता हूं। लिखिएगा, इसका इंग्लिश में लिख सकते हो, एक्ट एन एक्ट, the act itself does not make a man guilty, the act does not make a man guilty unless his intention are so, unless his intention are so, अर्थात केवल कार्य ही व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक उसका मन भी दोषी ना हो। तो हमें समझ में आया, मन की अनिवार्यता को भी समझ में आ गया। अर्थात दोनों क्या होने चाहिए, साथ साथ होने चाहिए। लिखिएगा,
दूषित मन और दुराशय, दूषित मन और दोषपूर्ण कार्य एक साथ होने चाहिए। बोथ मस्ट कनकर, ठीक है, बोथ मस्ट कनकर मतलब साथ में होने चाहिए। तो क्या बोला मैंने, गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट या रॉन्गफुल एक्ट, गिल्टी माइंड और रॉन्गफुल एक्ट दोनों साथ साथ होने चाहिए। बोथ मस्ट कनकर, जब ये दोनों साथ साथ होंगे और किसी व्यक्ति को इंजरी होगी तो अपराध होगा। अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो नहीं माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये देख लिया ना, इसके 4 तत्व होते हैं। अब देखते हैं इसमें 2 चीजों के। सबसे पहले हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए मेंस। सबसे पहले कौन सी हेडिंग डलेगी, लालिए मेंस रिया। हेडिंग डालिए एक्टस रियस, पहले एक्टस रियस डालिए, एक्टस रियस। हेडिंग डालिए एक्टस रियस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दोषपूर्ण कृत्य। दोषपूर्ण कृत्य, अपराध के लिए 2 चीजें जरूरी है, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। लिखिएगा, इट इज अ फिजिकल एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस, यह अपराध का भौतिक तत्व है। ये भौतिक मतलब ये सामने दिखता है, जो ये अपराध का कैसा तत्व है, भौतिक तत्व है। अच्छा एक चीज बताइए, इसके पहले एक चीज और लिखवा देता हूं। एक केस था फाउलर बनाम पेंजेंट, फाउलर बनाम, ठीक है, ये केस था, ठीक है। और एक है आर वर्सेस आर्नल्ड। केस याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, अलग से लिख लीजिएगा, उसमें नहीं लिखवा रहा हूं, ये अलग से लिखिएगा। क्या हुआ था देखिएगा, इस केस में थे लॉर्ड कैनन। इस केस में थे लॉर्ड कौन से थे, लॉर्ड कैनन। उन्होंने क्या बोला था कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन अपराधी ना हो। जो मैंने अभी लिखवाई ना, एक्टस नॉन फैसिड रियम मैंसिट रिया, ठीक है, ये जो अभी आपको लिखवाई ना मैक्सिम, इसी चीज ये इस केस में बोली गई थी, ठीक है। इस केस में ऐसा नहीं है, किसी केस में और भी, और सेम चीज आर वर्सेस आर्नल्ड में भी बोली गई थी। केवल मन क्या, केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन अपराधी ना हो। तो मेंस रिया के लिए क्या चाहिए, कार्य भी अपराधी होना चाहिए और मन भी आपका अपराधी होना चाहिए। क्लियर हुआ, ये इसी चीज में आई थी। अब मैंने बताया एक्टस रियस के बारे में, पहला पॉइंट क्या बताया कि ये कैसा होता है, एक भौतिक तत्व। भौतिक तत्व मतलब जैसे हम देख सकते हैं, इसको फिजिकल एलिमेंट बोलते हैं। मतलब जो आप किसी को धक्का दिया, मतलब दोषपूर्ण कार्य, तो कार्य तो व्यक्ति का दिखेगा ना, मन नहीं देख सकते लेकिन कार्य देख सकते हो। तो पहला चीज बताया क्या होता है, एक ऐसा कार्य होता है। कैसा कार्य होता है, लिखिए एन एक्ट, ये एक ऐसा कार्य होता है विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। एक ऐसा कार्य होता है जिसको विधि क्या करती है, निषिद्ध करती है। दूसरा पॉइंट, एक ऐसा कार्य, पहली बात तो क्या वो बोला मैंने, ये एक फिजिकल एलिमेंट होता है। दूसरा, ये एक ऐसा कार्य होता है, ये एक ऐसा कार्य होता है जिससे क्या होता है, जिसको लॉ क्या करती है, फॉरबिड करती है, अर्थात मना करती है। जिसको लॉ क्या करती है, फॉरबिड करती है। आगे देखिए, ये इच्छा के साथ भी हो सकता है और दबाव में भी हो सकता है। इट मस्ट बी विथ विल और अंडर कंपल्शन। इट मस्ट बी अंडर विल और कंपल्शन। तीसरा पॉइंट, ये इच्छा के साथ भी हो सकता है कार्य या कंपल्शन में हो सकता है। देखिएगा, समझिएगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस। इच्छा के साथ हो रहा है मतलब वॉलंटरीली हो रहा है। वॉलंटरी को आईपीसी में डिफाइन किया गया 39 में। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से। मैंने बोला कि ये कार्य स्वेच्छा से हो सकता है। मैं किसी को जाकर जानबूझ के थप्पड़ मार दूं, ये स्वेच्छा से हुआ है। और जब कार्य स्वेच्छा से करोगे तो यहां से आपका मेंस रिया ऑटोमेटिक दिख रहा है।
एक चीज आपको छोटी जनरली बता दूं, इसके बारे में डिफरेंशिएट हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आईपीसी में कहीं पर भी मेंस्ट्रुआ शब्द नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि आईपीसी में मेंस्ट्रुआ लागू होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली लागू होता है। अब मेंस्ट्रुआ लागू कैसे होता है जब आईपीसी में कहीं लिखा ही नहीं है मेंस्ट्रुआ? इंग्लैंड विधि में लिखा है, यहाँ पे शब्दों से, जैसे वॉलंटरीली, फ्रॉडली, डिसऑनेस्टली, ये जो खराब शब्द जो लिखे हैं, इंटेंशन के साथ, नॉलेज के साथ व्यक्ति ने ऐसा किया, ये सब मेंस्ट्रुआ को डोनेट करते हैं। तो कोई व्यक्ति कोई कार्य जानबूझ के कर रहा है, जानबूझ के मतलब आपका मेंस्ट्रुआ है। मैंने बोला ना कि मैं जानबूझ के उसको धक्का दे रहा हूं, एक होता है धोखे से लग जाना। तो अगर जानबूझ के कार्य करोगे तो क्या माना जाएगा? वो अपराध माना जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति कंपल्शन में काम करता है, दो मिस्टेक के थ्रू कर देता है, वो चीज तो डिफरेंस है, लेकिन कंपल्शन मतलब कोई व्यक्ति आपसे बाध्य करके आपको कार्य करा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि देखो मैं बंदूक लिए खड़ा हूं, मैंने कहा देखो तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और अभी गोली मार दूंगा, जाकर सामने वाले को झापड़ मारो, तुमने मार दिया, तो ये क्या हुआ? क्या अपराध हुआ? ये अपराध, क्योंकि आपने कार्य कंपल्शन किया। इसमें एक मैगजीन भी आती है, एक्टस मी इन वीटो, लिखिएगा। तो मैंने क्या आपको बताया, 2 पॉइंट बताए कि अगर अपराध कब होगा, अपराध तब होगा जब आप विल के साथ, इच्छा के साथ कार्य करोगे, और अगर आप धोखे से कार्य हो जाएगा तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। इस पे एक मैक्सिम आती है, एक्टस मी इन वीटो, एक्टस मी इन वीटो, ठीक है, मी इन वीटो फैक्टस नॉन इस्ट मेंस एक्टस। इनके भी अलग अलग कहीं कहीं अलग अलग मिल जाते हैं, ठीक है, नाम इनके भी नाम कहीं कहीं अलग मिल जाते हैं। इसका मतलब होता है an act which I am compelled by threat to do is not my act. An act for an act to which I am compelled by threat is not my act. अर्थात मुझे जो कार्य, क्या मैंने बोलूंगा, जो कार्य मेरी द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध मतलब कंपल्शन में जो कार्य करोगे वो मेरा कार्य है ही नहीं है। जैसे मैं, मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया मेरा नहीं है। जैसे मैं कोई कार्य नहीं करना चाहूं तो मेरी इच्छा नहीं है, कोई मुझसे जानबूझ के करवाए तो क्या वो मेरा कार्य माना जाएगा? तो ये कह रहा है कि वो आपका कार्य नहीं है, आपका कार्य। बच गए? जब आपका कार्य ही नहीं है तो आप तो अपने कार्य के लिए दोषी होगे, तो आप क्या होगे? दोषी माने नहीं जाओगे। इसके बाद हम चलते आगे। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक चीजें क्लियर समझ में आया? कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? तो यहां तक समझ में आया एक्टस रियस। आइए मेंस्ट्रुआ के लिए लिखिए। अब यहीं से मेंस्ट्रुआ का सिद्धांत अभी बेसिक कर लेते हैं, इसेंशियल तो हो ही जाएंगे, फिर अभी आप बाकी कल चीज देखेंगे। देखो अब लिखिएगा, मेंस्ट्रुआ क्या होता है? एक मेंटल एक्ट होता है। मेंस्ट्रुआ इज अ मेंटल एलिमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ये अपराध का क्या होता है? एक मेंटल एलिमेंट होता है, इसको बोलते हैं मानसिक तत्व। अब मन में क्या चल रही है? मेंस्ट्रुआ कहां चलता है? मन में। तीसरा इसके बाद लिखना है क्या है? मेंस्ट्रुआ। यह अपराध का एक मानसिक तत्व होता है, मेंटल एलिमेंट ऑफ ऑफेंस। अपराध का एक मानसिक तत्व होता है। मानसिक तत्व कैसा होता है? इट इज अ गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, अर्थात ये दूषित मन स्थिति होती है। यहां पर क्या होती है? इट इज अ गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, एक यहां पे दूषित मन स्थिति होती है। इसके बाद लिखेंगे तीसरा पॉइंट, इट इज अ ड्रग। अब क्या मैंने बताया कि व्यक्ति के मन में गिल्टीनेस होती है। क्या होती है गिल्टीनेस? गिल्टी माइंड होता है। क्या होता है? कोई ऐसा कार्य करने का जिसे विधि ने करने से मना किया है। मेरे मन में आ रहा है कि मुझे चोरी करनी है, चोरी करने से विधि ने मना किया, करा है, आप उसी कार्य को करना चाह रहे हैं। एक डिजायर होती है। क्या बोला? इट इज अ डिजायर टू कमिट। ये व्यक्ति के अंदर एक इच्छा होती है ऐसा कार्य करने के लिए जो विधि ने आपको करने से मना किया है। तो विधि ने कार्य करने से आपको मना किया और आपको वही करने की इच्छा होती है, तो यही तो मेंस्ट्रुआ है आपके मन में। हमें पता है कि आप चोरी करने से मना किया, लेकिन हम कह रहे हैं हम तो चोरी करेंगे। करे ना करे वो चीज अलग है, लेकिन मेंस्ट्रुआ तो बन गया ना आपके मन में। विधि ने मना किया है ना कि चोरी नहीं करनी, मर्डर नहीं करना, लेकिन मेरे मन में ये चीज आ रही है, एक गिल्टी माइंड, और गिल्टी माइंड में वो करने की इच्छा जाग रही है जो विधि ने करने से मना किया है।
अपराध है जो जितने सारे, तो विधि ने सब करने से मना किया ना कि ये चीजें नहीं करनी, लेकिन आपके मन में वही आ रही कि हम तो ये करेंगे, तो अपराध हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल अपराध हो जाएगा। तो यही तो चीज है यहाँ पे। अब इसमें से दो चीजें आती है, महलम इनसे और महलम, ठीक है। अब इन चीजों को हम एक चीज लिख लीजिएगा, एक लिखिए महलम। इसमें देखिए आर वर्सेस प्रिंस के केस में देखिएगा, देखिए एक केस था आर वर्सेस प्रिंस, इसमें दो चीजें आई थी जिनको हम कल देखेंगे, लेकिन अभी बता देते आर वर्सेस प्रिंस। दो चीजें आई थी आर वर्सेस प्रिंस के केस में, जो हुआ था वो चीज पढ़ेंगे। हाँ वही है मैलम, लिखिएगा दो चीज आती है। मैलम का मतलब होता है ठीक है, गलत, मैलम लिखिएगा मैलम इन से, एक होता है मैलम इन से, दूसरा होता है मैलम प्रोबेटियम। ये सब लैटिन शब्द लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये ना सोचना कि कौन सी इंग्लिश लिख रहा है, ये इंग्लिश है ही नहीं, लैटिन शब्द है, ठीक है। लैटिन भाषा की सूत्रियां जो होती है ना, मुहावरे टाइप के, वो यहाँ यूज किए जाते हैं। अब क्या हुआ, इसमें क्या बोला, अब देखिए मेंसिया को उसने इस केस में बोला कि मेंसिया दो प्रकार का हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इन्होंने जो कहा वो सही कहा, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका मेंसिया दो प्रकार से हो सकता है, एक हो सकता है मैलम प्रोबेटियम और एक होता है मैलम इनसे। पहला चीज उन्होंने बोला कि ये क्या होता है मैलम प्रोबेटियम और मैलम इनसे, तो उनसे बोला कि पहला होता है मैलम, जिसको हम प्रोबेटियम की बात करते हैं, वो कोई ऐसा कार्य होता है जिसे विधि करने से मना करती है। पहला, एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सही है, ये तो हमने पढ़ी चुके ना, कोई ऐसा कार्य जिसे विधि करने की मना करती है, बट डन इनोसेंटली, लेकिन वो इनोसेंटली क्या किया जाता है, वो कर दिया जाता है। बट डन इनोसेंटली, लेकिन व्यक्ति उसे कर देता है। अगर कोई कार्य है जिसे विधि ने करने से मना किया और व्यक्ति ने कर लिया इनोसेंटली, तब वो इनोसेंटली था या नहीं था, उसे साबित करना पड़ेगा। अब वो इनोसेंटली था या नहीं था, वो साबित करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या बोला कि एक व्यक्ति रोड पे खड़ा था, उसको ट्रक आके मारने वाला था, एक व्यक्ति ने आके धक्का दिया और उसका हाथ टूट गया। क्या ट्रक आके मारने वाला था या नहीं था? सवाल तो यही है। क्या ट्रक के लगे से उसे चोट लग जाती या नहीं लग जाती? क्या ट्रक, कोई व्यक्ति कह रहा ट्रक तो दूर रुक चुका था, ये तो जबरदस्ती आके इसने धक्का दे दिया। अब यही चीज इस कंडीशन में आपको प्रूफ करेगा, जब इनोसेंटली एक्ट करोगे तो प्रूफ करना पड़ेगा। अगर मैं भी अपने आप का बचाव लेना चाहता हूं तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर सामने वाला अपराधी दोष सिद्ध करना चाहता है तो उसे भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैलम प्रोहिबिटियम की स्थिति क्या होती है कि कोई ऐसा कार्य जिसे प्रोहिबिट करना मतलब रोकना। तो क्या कह रहा है, मैलम प्रोबिशियम का मतलब होता है एक्ट विच इज फोरबिडन बाय लॉ, कोई ऐसा कृत्य जिसे विधि करने से मना करती है, बट डन इनोसेंटली, लेकिन व्यक्ति इनोसेंटली उसे कर देता है। अब कर दिया तो क्या माफ कर दे? नहीं, मेंसरिया चेक कर लो है या नहीं। क्या वास्तविकता में इनोसेंटली है? नहीं। अगर इनोसेंटली होगा, मेंसरिया नहीं होगा तो इनोसेंट मान लेना, और मेंसरिया है तो दोषी मान लेना। चेक करोगे, आप कैसे चेक करोगे, यही तो बताना है। अब आपने इस पे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आ जाती है कि भैया एक्यूज को साबित करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो लाभ लेना चाहता है तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो इंडियन एविडेंस में पढ़ चुके किसको कैसे साबित करना पड़ेगा और साबित करने का तरीका क्या है। ये चीज अभी इस एक्ट का मतलब ही नहीं है। अभी तो हमें केवल देखना है कि साबित हो जाएगा तो अपराध माना जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। दूसरा, तो ये समझ में आया मैलम प्रोबेशियम। और दूसरा शब्द क्या है, इनसे। इनसे क्या होता है, मैलम इनसे इज एन इमोरल और रॉन्गफुल एक्ट। ये भी इमोरल, अनैतिक और विधि विरुद्ध कृत होता है। मैलम इनसे इज एन इमोरल और रॉन्गफुल एक्ट, ये अपकृत और एक सॉरी क्या बोला मैंने, ये अनैतिक और विधि विरुद्ध कृत होता है, लेकिन ये इनोसेंटली नहीं किया जाता। बट इज नॉट डन इनोसेंटली, लेकिन ये इनोसेंटली ही नहीं किया जाता, इसलिए मेंसिया भी प्रूव नहीं करना पड़ता। तो आपको पता होगा आईपीसी में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां मेंसिया प्रूफ ही नहीं करना पड़ता, इनको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल कहते हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जहां मेंसिया साबित नहीं करना। अब एग्जाम्पल के तौर पर, आपने पढ़ा होगा आईपीसी की सेक्शन 300 मर्डर में, उसमें लिखा जब कार्य इतना संकट हो, आप जाके तलवार लेके किसी की गर्दन उतार दो। फिर कह रहे हम तो यार वो इनोसेंटली कार्य कर रहे थे। अब आपका कार्य ही इतना खतरनाक है जहां मेंसियत की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। क्या बोल रहा है, या बहुत सारे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल आते हैं, जैसे पब्लिक न्यूसेंस। अब अपने आप घर के बाहर क्या कर रहे हो, ऐसे कुछ न्यूसेंस फैला रहे हो, डीजे बजा रहे हो रात को 2 बजे, अब फिर कह रहे हमारा आशय था कि हम कोई सोए ना, चोरी ना हो जाए कहीं पे। आपका कार्य ही इतना खतरनाक है, पूरी सोसाइटी को परेशान कर रहे हो।
जब पब्लिक न्यूसेंस के कार्य होते हैं या बहुत सारे स्टिक, जब राज्य के विरुद्ध अपराध होता है, अपने देश के विरुद्ध अपराध के, देश सबसे बड़ा है, बोला जाता है देश सबसे बड़ा है, मतलब फैमिली से बड़ा अपना देश, ऐसा कहा जाता है। जब देश सबसे बड़ा और कोई व्यक्ति देश के विरुद्ध अपराध कर रहा, हमें देखना ही नहीं है कि वो इनोसेंट भी था या नहीं, तुमने कार्य किया, हाँ कार्य किया, कार्य ही आपको दोषी बना देगा, मेंस की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारे घर में क्या करे, तुम सिक्के छाप रहे थे, नोट छाप रहे थे, फोटो कॉपी कर करके, 2-4 बार चला भी आए, छापा पड़ा, गड्डियां मिली, अरे सर वो हम तो इसलिए छाप रहे थे, हम तो छाप के देखना चाह रहे थे छपता कैसे है। अब तुम चिल्लाते रहोगे हमारा मेंस था ही नहीं है, ये मेंस नहीं था, छापे किसने, तुमने छापे ना, हाँ छापे तो हमने, मेंस है मतलब। हमें आपका एक्ट देखना है कुछ कंडीशन में। जनरली मैंने बोला कि क्या देखेंगे, जहां मेंस प्रूफ होता है वहां मेंस प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ कैसे होता है वो चीज अलग है, तो कुछ कार्य जब नॉर्मली होंगे तो अब इसी में तो हमें पढ़ना है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल कौन से, कहां पे मेंस प्रूफ करना है, कहां पे नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम करेंगे, कल इसके मेंस की बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी मेंस में बहुत सारी चीजें बची हुई है, धीरे धीरे डालेंगे, एकदम से आगे भगेंगे नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। जब थोड़ा सा आप लोगों का मन लगेगा, घर पे इतना पढ़ के आइएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, कल फिर से कल और आपका मेंस पढ़ाएंगे, परसों से आपकी सेक्शंस के आसपास हम आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि बेसिक तो कम से कम आपका क्लियर हो। जब बेसिक क्लियर होगा, मेंस समझ में आएगा कि क्या मन स्थिति, अपराध क्यों नहीं समझ में आते, आईपीसी क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं, ये इसी रीजन की वजह से, क्योंकि पता ही नहीं है कि मन स्थिति है नहीं है, कब प्रूफ करना है कब नहीं है, किस चीज को प्रूफ करना है। अब यहीं से जो मैंने आपको प्रोविशियम और जो इनसे बताया, यहीं से तो आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और जनरल लायबिलिटी निकलती है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में मेंस देखा ही नहीं जाता और अन्य लायबिलिटी में देखा जाता है। कहीं कहीं तो कहा गया, अब कहीं पे आप इतना मेंस की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे सर इतना मेंस की बात की, मेंस तो शब्द कहीं लिखा ही नहीं है। भले मेंस शब्द नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मेंस अपने आप पे इंप्लाइडली माना जाता है। ठीक है, आज इतना ही, बाकी अपन कल देखते हैं।